जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारे प्रोग्राम सिटी 10 मॉर्निंग शो आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार का कि उस जिसने उसको कायनात को तख्लीक किया और ये सब कुछ चल रहा है उसके सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उन्होंने एक और दिन से हमें नवाज़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ आपकी खिदमत में मौजूद हैं और कल भी थे, परसों भी थे। रोज़ाना बुनियाद पे हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं, कोशिश करते हैं कि जनाब अली आपके चेहरों में मुस्कुराहट बिखेरते हुए तमाम वो ख़बरें, वो तमाम मालूमात या वो टैलेंटेड लोग हमारी स्क्रीन की जीनत बने और आप उनको देखें, सराहें, उनको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, ना सिर्फ बल्कि फिर डॉक्टर्स भी होते हैं हमारे सेगमेंट्स में, ताकि जो कुछ चीज़ें हमारी थोड़ी ज़िंदगी से ओझल हो रही हैं उसको ज़रा समेट लें, उनको साथ लेके चल लें, ताकि जो चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चलाने की अपनी बॉडी में कर रहे हैं सिलसिला कि हम ऐसे कर लें और ऐसी दवाई खा लें, और ये सब चीज़ों पर भी डिटेल आज हम बात करेंगे। तो उनका क्या क्या नुकसानात होता है, क्या क्या नहीं होता है उस पर भी, ताकि हम और आप जो मज़े से पैराडोल खा लेते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर ये सारा एक मैंने शॉर्ट आपको ब्रीफ दे दिया कि आज हम प्रोग्राम में क्या क्या करने जा रहे हैं। तो जनाब सिलसिला बड़ा मज़ेदार है और यकीनन आप लोग भी खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे, बड़े गोल्स मिशंस होंगे। तो अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ आज के जो दिन है वो आप लोगों का गुजारे। और क्या पकेगा, क्या पकाएंगे, ये भी वक्त बताएगा, ये भी साथ में डिस्कस करेंगे साथ न से, बल्कि आज सुबह के आगाज़ में ज़ाहिर है प्रोग्राम का आगाज़ है तो आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान में जो है इस सूरत में एक मकाम पर आल इमरान का ज़िक्र आया है, आल इमरान, राइट। इस वजह से सूरह का यही नाम करार दे दिया गया है। इमरान हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। बाइबल में इनका नाम अमराम आया है। बाज़ मुफस्सिरीन का ये भी कौल नकल है कि शान नज़ूल फरमाते हैं कि इस सूरह की तकरीबन 60 आयत नजरान के वफ़द की आमद के मौके पर नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका की तलावत करते हुए इनको सामने रखना होगा जो बवक्त नज़ूल मौजूद थे। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब उम्मत कुरान नाकाबिल तहम्मुल अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से दो चार हैं और अपनी तश्कील व तामीर में मशगूल थी। हिजरत के बाद मदीना, जो कि हर तरफ से दुश्मनों में घेरी हुई थी, एक छोटी सी आबादी थी जिसमें बेसरो समानी के आलम में एक जदीद माशरा तश्कील पा रहा था। इन हालात में इस तहरीक को दरपेश मुमकिन मुश्किलात के लिए रहनुमा असूल इस सूरत में मौजूद हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि आलमी हालत में दुश्मनों से किस तरह ताल्लुक़ात इस्तवार रखने चाहिए। इस ख़ास और मारूज़ी हालत में इस तहरीक और इनके अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए। तो सारे मामला, क्योंकि ज़ाहिर आबादी छोटी थी, ज़िंदगी थोड़ी सी, उस मामला बहुत डिफरेंट थे, तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान जो है उसमें हमारी मदद फरमाई और फिर हम अमल पैरा होते हुए और हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह का बहुत करम उस परवरदिगार का, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने पैरवी करनी है, अमल पैरा करना है। और जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब चीज़ें लिखी हैं, बताई हैं, वो हयाती ज़िंदगी हमारे लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कुरान मजीद है, उसको खोलिए, पढ़िए, तफसीर पढ़िए, डिटेल पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे मामले, जो हम परेशान होते हैं, लोगों से मशवरे लेते हैं, तो क्या आया कि ऑथेंटिक मशवरे अगर लेने हैं तो सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद है। उसकी तिलावत कुरान सुबह सुबह कीजिए जब आप फजर की नमाज़, बल्कि आप अगर आप तहज्जुद में उठते हैं तो कमाल हो गया, तहज्जुद में आप पढ़ें और अल्लाह से दिल लगाइए। फिर उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी सारे मामला खैर आफियत के साथ मुकम्मल हो जाते हैं। तो बाकी तो दुनियादारी है, वो भी चलानी है और इस दुनियादारी में लोगों का साथ रखना है, हुकूक़ुल इबाद को भी हाथ से नहीं जाने देना है। तो जनाब अली ये नहीं कि बिल्कुल ही हम एक तरफ नहीं, साहब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जनाब हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद पर नज़रअंदाज मतलब नहीं होना, बल्कि इसको फ़ोकस होकर हमने चलना है और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो बस बिल्कुल जनाब अली आज चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और बड़ा ख़ास उन्वान के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास अयाज़ खान मौजूद हैं, आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत रखते हैं, हमें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल मज़े में हैं माशाल्लाह। अयाज़ भाई ग्रेट, माशाल्लाह, क्या बात है, आज तो बड़े डिफरेंट लग रहे हैं आप, है ना? कुछ डिफरेंट हो रहा है आज को डिफरेंट हो रहा है कराची शहर में, तो आपने कहा डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने इसलिए आपने डिफरेंट कर लिया।
बात थोड़ा मौसम जब साथ देना शुरू करता है तो फिर दिल चाहता है कि चीज़ें थोड़ा एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा पहन लिया जाए, वरना तो दिल चाहता है कि ऐसे पतले कपड़े पहन के घूमेंगे वो भी बुरे लग रहे हो। वो दोपहर में आप ऐसे हो जाएंगे शायद, हो जाएंगे, लेकिन कोशिश अब क्या, लेकिन जिस जगह हमें जाना है वहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा हो नहीं सकता, यानी कि वहाँ थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, मज़ा है, इस मौसम में थोड़ा और मज़ा आ रहा होता है। और आजीज़ भाई ठीक है, मज़े में? बिल्कुल जी, ज़बरदस्त मौसम ने अंगड़ाई ली है और थोड़ा सा अब गर्म पानी की ज़रूरत महसूस होती है। सुबह होती है तो, और रात के भी थोड़ी सी फील होती है, खुनकी सी है, इस वजह से अब थोड़ा सा अच्छा है मौसम। और ड्राई भी हो गया थोड़ा, और ड्राइनेस भी आ गई, ड्राइनेस आई है कल से थोड़ा मौसम के अंदर। वही गले में भी हमारी फीलिंग ऐसे ही आ रही है, गले से खरखराहट, फोटो में ड्राइनेस जो महसूस होनी शुरू हो गई। अब आप लोशन खरीदें, उसके बाद वो फिर एड़ियाँ अपनी संभालें हाथों पे। खवातीन अपनी एड़ियाँ, खवातीन जो है, हाँ खवातीन तो 12 महीने सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, हम लोग सिर्फ सर्दियों में सोचते हैं। चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह ताला ने हम सबको एक और दिन दिया है। सर आज हम बात कर रहे हैं, हम बात बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि कराची शहर में बड़ी तब्दीलियाँ हैं और बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि आज बड़ा इवेंट हो रहा है कराची में। अल्लाह ताला खैर हाफिज़ के साथ इस इवेंट को चलाए और आगे लेके जाए। सर आइडियाज़ दिफाई नुमाइश 2024 का जो है आगाज़ जो है हो रहा है और नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। दिफाई नुमाइश में 4 रोज़ के लिए जारी रहेगा। नुमाइश के लिए सिक्योरिटी सख्त होगी, सब चीज़ें कंटेनर वगैरह सब लगा दिए गए और रूट्स प्लान्स भी बता दिए हैं, टाइमिंग भी बता दी हैं आम शहरी के लिए कि कहाँ कैसे, वो डिटेल हम बात करेंगे। आजीज़ भाई क्या सीन है, सबसे पहले आइडियाज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। बिल्कुल जी, ये एक ज़बरदस्त इंटरनेशनल हमारे लिए नुमाइश होती है जो ख़ास तौर पे इसको समझना चाहिए कि आम शहरियों के लिए नहीं है जी। ये दिफाई नुमाइश है जिसमें वो लोग, जिसमें पाकिस्तान में तैयार होने वाले तमाम जो दिफाई प्रोडक्ट्स हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है। और दुनिया लेवल से दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के हुक्मरान, सफारतकार, दुनिया के दीगर मुल्कों के आर्मी के ओहदेदार, इवन कुछ मुल्कों के आर्मी चीफ तक भी ये लोग सारे शरीक होते हैं इसमें। तो ये पाकिस्तान में तैयार होने वाले जो मिज़ाइल हैं, जो टैंक हैं, जो तोप हैं, जो आजकल ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाबस्ता अशियाएँ, सब जो पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं, तो दुनिया के लोग उनको ख़रीदते हैं और ये एक करोड़ों डॉलर्स का एक कारोबार होता है। तो और हर 2 साल के बाद होता है आइडियाज़। तो इस बार आइडियाज़ 2024 है, चूँकि 24 में हो रहा है। आखिरी जो आइडियाज़ था वो बड़ा कामयाब गया था 2022 में जो हुआ था और उसमें बड़ी कामयाबी के साथ असलहे के सौदे हुए थे। अच्छा। तो इसमें भी ये एक्सपेक्टेशन है दुनिया लेवल के लोग आएंगे इसमें आखिरी दिन पे एक आवाम के लिए साहिल समंदर पर एक शो भी रखा जाता है, ये भी होता है। अच्छा। जहाँ तक बात है शायराओं की, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया, तो ये समझा जाए कि जो शायर फैसल से कारसाज से हम टर्न होते हैं नेशनल स्टेडियम की तरफ, वो रोड बंद होगा, एक्सपो तक बंद होगा। ठीक है। इस तरह यूनिवर्सिटी रोड से जो एक्सपो आने वाला रोड है वो भी बंद रहेगा। ठीक है। इसी तरह पुरानी सब्ज़ी मंडी से जो एक्सपो जाने वाला रोड है वो भी बंद रहेगा। इसी तरह नेशनल स्टेडियम का जो मिलीनियम मॉल से जाने वाला रोड है वो भी बंद रहेगा। तो शहरियों को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि एक पूरा प्लान जो आज सुबह से ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है, चैनल्स पे चल भी रहा है, तो हमें उन रास्तों से गुरेज करना चाहिए। ये 4 दिन तक रहेगा। तालीमी इदारे इन रूट्स पे जितने भी हैं वो आज से बंद हैं। ठीक है। दफातर भी, शायर फैसल पे जो दफातर भी बंद होंगे? हाँ जी, दफातर भी बंद होंगे? नहीं, दफातर का नहीं कहा गया, लेकिन तालीमी इदारे खुसूस तौर पे, चूँकि बच्चे जो हैं कॉलेजेस में और स्कूल्स के जो बच्चे हैं स्पेशली, वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो लेकिन कॉलेजेस ने एक अच्छा अपना किया कि मेरी बच्ची एक लेवल के कॉलेज में पढ़ती है, तो उन्होंने ऑनलाइन अपना ये 4 दिन उन्होंने बच्चों को बोला है कि क्लासेस चलेंगी लेकिन ऑनलाइन जूम पे ये क्लासेस बच्चों से ली जाएंगी, जो शेड्यूल क्लासेस हैं। तो लेकिन ये तालीमी इदारे बहरहाल बंद रहेंगे। तो ये बहरहाल ये 3 दिन का, थोड़ा सा 4 दिन का हमें मुश्किल होगी ख़ास तौर पे शायराएँ बंद होने से, लेकिन चूँकि
इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और मुल्क के दिफा की खातिर हो रहा है, तो थोड़ी सी कुर्बानी हमें ज़रूर दे देनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए यास भाई ये मुझे बताएं कि इस वक्त क्या औकात क्या होंगे जब एक्सपो सेंटर में सिलसिले चल रहे होंगे आइडियाज़ के, तो उसके औकात जैसे हमारे आजीज़ भाई ने बताया, तो टाइमिंग क्या होंगे हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं। नाजरीन के लिए टाइम है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तो ये रोड बंद है, बिल्कुल कम्प्लीटली बंद है। और ख़ास करके जो रूट्स कुछ बताएं उसमें कमर्शियल गाड़ियां हैं जिसमें हैवी ट्रैफिक जो है उनके लिए ये तमाम रास्ते जो सब्ज़ी मंडी से सिविक सेंटर की तरफ जा रही होंगी, जो रोड सब्ज़ी मंडी वाला है उसके अंदर कमर्शियल और हैवी गाड़ियाँ कम्प्लीटली बंद है, उनको ये रूट इस्तेमाल करना ही नहीं दिया जाएगा। 12वीं ये नुमाइश है और इसके अंदर जो लोगों के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, क्योंकि शाम के औकात कार जो होंगे उसमें थोड़ा ट्रैफिक का दबाव जब पड़ता है, क्योंकि सब एक साथ ऑफिस शहर के छुटते हैं, लोग बाज़ार भी जाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है कराची में हो रहा है, अब तो होने नहीं जा रहा बल्कि हो रहा है, अब शुरू हो चुका है। और मुल्क के वसी तर मफाद में, जिसको हम कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ है, मुल्क के वसी तर मफाद में थोड़ी कुर्बानी इस शहर के वासियों को देनी पड़ेगी। और गुलशन के एरिया वाले एंजॉय करें, क्योंकि एक छुट्टी का उनका माहौल है उनकी तरफ तो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें। अच्छा, वो घर में रहेंगे, वो थोड़ा घर में रहें तो पीछे से तो निकल सकते हैं ना, पीछे अगर दूसरा रास्ता है तो कुछ रास्ते कमर्शियल हैवी ट्रैफिक के लिए बनता है, प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपने इलाकों के अंदर रहें। स्कूल की बच्चों की छुट्टियां हैं, कोविड ने एक अच्छी चीज़ सिखा दी है कि ऑनलाइन अपनी चीज़ें जो है बड़ा सिखाया है, एक बात है यार, ये बड़ा अजीब हम सोचते थे यार कि कैसे होगा कि हम ऑफिस ना जाएं और ये रहो, तो कोविड ने ये चीज़ आपको सिखा दी। दुनिया के बड़े बड़े कारोबार जो है ऑनलाइन शिफ्ट करा दिए, मीटिंग्स शिफ्ट करा दी। सोचे इतनी बड़ी कंपनी ट्विटर जैसा कहता था कि सारा होम अब घर से दुनिया के अब कई ममालिक में नॉर्मली भी वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर डेवलप हुआ है, ये कोविड के बाद ही हुआ है। ये अब कारोबार करते हैं लोग। दुबई जैसे मुल्क में भी अगर बारिशें वगैरह या इस तरह की कोई सीन, कोई इमरजेंसी होती है तो वो बाकायदा ऐलान कर देते हैं कि भाई 4 दिन 5 दिन हफ्ता ये जो वीक है वर्क फ्राम होम करेंगे। तो वर्क फ्राम होम वाला कल्चर मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी आस्ता आस्ता थोड़ा सा डेवलप हो रहा है कोविड के बाद। मैं तो चाहता हूँ कि ये हमारी हुकूमत अपना ले। हाँ सही बात है, हुकूमत के जो वुज़रा है ना, जो शहरों से पैसा हमारा जो वो टिकट और जो वो अपने पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा आता है सिक्योरिटी के ऊपर, बहुत बचेगा। वो सब अपने घरों में बैठे, उनकी जान नहीं, फिर पेट्रोल बहुत हमें अजीज हैं, उनकी सिक्योरिटी पे हम बहुत पैसा लगाते हैं और बहुत पेट्रोल खर्च करते हैं। तो वैसे खुदारा वो अपने घर से बैठ के मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे वुज़रा दफातर में आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो इवेंट्स में तकरीबात में शायान शान तरीके से जाएंगे ज़रूर लेकिन अक्सर हम ये खबरें देते हैं कि सेक्रेटरीट में आप जाए तो बहुत सारे वुज़रा और सेक्रेटरीज़ के दफातर जो है सुबह के टाइम खाली होते हैं। अभी इस वक्त अगर कोई अचानक आप चले जाएं सेक्रेटरीट में, आपको बहुत सारे ये खास तौर पर सुबह का जो टाइम है सेक्रेटरीज नहीं मिलेंगे। वर्क फ्रॉम होम मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो मुख्तार देखते थे हम तो, नहीं बचपन में मुख्तार कार, रजिस्ट्रार, ये सब क्या यार, आज फाइलें जमा हो गई, साहब के घर जाना है रात को साइन कराने याद है ऐसा होता है, वो आती नहीं है अपनी सीट पे, अभी भी फाइल जो है वो घर जाती है और वो साहब जो है ऑफिस तो आते नहीं। ये मुख्तार कार और रजिस्ट्रार का हमने बचपन से सुना कि साहब बैठे नहीं है, फाइल जो है रात को घर पे जाके साइन होगी। कुछ अच्छे गुजरा है, कुछ साहब बन जाए ना। मौसम का हाल बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में कि आज जो है मौसम जो है 2-3 बजे तक क्या रहेगा, ज़रा आपको अपडेट देते थे। आप आइए ज़रा मौसम का हाल देखें आज भाई इस वक्त जो है वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो 30 से 32 चले, कल 33 जो ये टाइम होता है ना 1 से 2 वाला, ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। ये 32 और 33 वाला जो है, हाँ, अगर आप ये 22 पे आ जाए ना तो कुछ फील महसूस होगा कि आप दिन में गर्मी जनाब अली, तो ये 22 पे आने का इनका मन कर रहा है यार। लाहौर 11 चला गया, इस्लामाबाद 8 चला गया, मंगवा लेते हैं सर, थोड़ी सी हवा का पंखे का रुख इस तरफ भी कर दें कराची वालों के लिए। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा से खिदमत होंगे कि मैं अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी से वापस आएँ, फिर मज़ीद चीज़ आपसे शेयर करते हैं। सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खुदमत में हाजिर है और हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं। यकीन आप खैर वफ़ीद के साथ हाजिर होंगे और सारे मामला तो खैर वफ़ीद के साथ होंगे, नहीं है तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके सारे काम जो है खैर वफ़ीद के साथ मुकम्मल करे, आपकी परेशानी मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे। और अगर आप टेंशन में तो अब आप बैठे रहें, अब आपको हम ज़रा चिल कराएंगे, खबरें सुनाएंगे। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी होना चाहिए यार, मतलब नाश्ता वाश्ता नहीं किया तो ज़रा आज दिल नहीं कर रहा पकाने का, तो ऑर्डर कर लें। आज कभी कभी तो चलता है महीने में एक आध दफ़ा, लेकिन महीने में शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लोग तो रोज़ाना ही कर रहे हैं आजकल। हैं ऐसे ही पता नहीं कौन लोग कर रहे हैं रोजाना भाई, रोज़ाना मतलब वो एक मोटरसाइकिल पे गुलाबी घूमती रहती है। वो गुलाबियाँ कम हुई हैं वैसे, गुलाबी कम हो गई है। हाँ, कम यूँ हुई हैं कि अब थोड़ा सा महंगाई ने जो लोगों के ऊपर असर डाला जेबों पे। हाँ। तो अब पहले तो हर किसी का अप्रोच, आपका भी ऐसे होगा ना, हर किसी का क्या, साफ साफ बोले आपका भी हमारी तो अप्रोच खत्म हो गई। हर रोज तो हम तो नहीं कर सकते, हर रोज तो नहीं कर सकते, हर रोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पॉइंट्स मिले ना आजिज़ भाई इसमें, अगर आप उसमें तो फिर तो मज़े हैं, फिर तो अच्छा। उसमें सैटरडे संडे बड़ा अच्छा पैकेज आता है उसमें, उस पैकेज में गुलाबी जो सर्विस है उसके अंदर बड़ा अच्छा सर्विस, उसमें बड़े अच्छे खाने हैं उसमें। आपको अगर बैंक कार्ड आपके 2-3 हैं उसमें तो 40% कमाल। देखिए ना, मेरा इख्तलाफ यहीं से शुरू हो जाता है बैंक कार्ड से। हाँ नहीं, इख्तलाफ आजिज़ भाई ये है प्लीज़ कि यहाँ पे लोग जिनके पास पैसे हैं ना उन्हीं को फैसिलिटी है। हाँ, कार्ड बनवाए ना। आप मेरी बात सुने, सिल्वर कार्ड वाले के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। प्लैटिनियम कार्ड होगा तो आपको 40% भी डिस्काउंट है। अबे प्लैटिनियम कार्ड वाले को 40% की जरूरत क्या है भाई, वो अफोर्ड कर सकता है। हाँ, जब सिल्वर वाले को 50%। हाँ, आप प्लैटिनियम को दे रहे हैं, आप गोल्ड को दे रहे हैं, भाई सिल्वर वाले को भी दे दो ना, वो भी तो वो गरीब है बेचारा, 25,000 रुपये सैलरी वाला है, उसको दे दो। अभी एक बहुत मजे की बात हुई, मैं ऐसी टहलता हुआ एक बैंक में हालात देखने के लिए चला जाता हूँ कभी बैंक को, क्योंकि बैंक वालों से मीडिया से तो बात करते नहीं, डोमेन ऐसा है। अब हमने पूछा कि भाई क्या घर की फाइनेंसिंग, घर लेना एक मुश्किल काम है शहर के अंदर, कोई बैंक की फाइनेंसिंग क्या किस तरीके से हो रही है। मैंने कहा कि वो अपना घर स्कीम चल रही थी, क्या हो गई, वो तो बंद हो गई। अच्छा। मैंने कहा अच्छा मुबारक हो जी, वो बंद हो गई। उसके अंदर फैसिलिटी ये थी कि 4 लोग घर के वो अपने घर को फाइनेंस कर सकते थे। 4 लोग घर के वाले अपनी सैलरी जमा करके दिखाएं बैंक में, किसी एक के नाम पे वो आपको घर बना के वो पैसे दे देंगे आपको। आप अपना घर बना लें, 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए तक की वो जो प्रॉपर्टी है 12 साल पुरानी से ज़्यादा ना हो, वो एक स्कीम थी पिछली गवर्नमेंट की। अच्छा, वो बंद हो गई। ओके, जिन्होंने ले ली उनको मिल जाएगा, बाकी नहीं कोई स्कीम। अच्छा, मैंने कहा कोई मॉर्गेज का कोई तो सिलसिला होगा, कोई बैंक, इतने बड़े बैंक चल रहे हैं, इतने लाखों के अरबों रुपए के इनके प्रॉफिट्स हैं कि आवाम कहीं आप मिनिमम अगर 2 लाख की सैलरी होगी तो मैंने कहा चलें 2 लाख की सैलरी पे कुछ बना दें, तो 12 साल के लिए आपको सिर्फ 60 लाख रुपए देंगे। क्या बात, कराची के अंदर मैं अगर एक फ्लैट बुक कराने जाता हूँ 3 कमरों का, वही 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पड़ रहा है इस वक्त। जी 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 जी, वो भी ये भी आपने बहुत कम बताया, आपने बहुत कॉर्नर का बताया। अपने इलाके से 4 करोड़ रुपए का शहीद मिल्लत पे इस वक्त हमारा जो रीजन है, ये जो आप जिसको बोलते हैं, ये FBR की एक कैटेगरी में आता है ये एरिया। और तो बिल भी डबल आता होगा आपका, यूनिट डबल होगा आपका? नहीं, ऐसा यूनिट का तो नहीं पता भाई, लेकिन ये पता है कि इस वक्त शहीद मिल्लत, टीपू सुल्तान, PCHS, इधर अगर आपको कोई पोर्शन या कोई फ्लैट पोर्शन लेने जाएंगे 8 करोड़ रुपए का, फ्लैट 3 बेडरूम का लेने जाएंगे 4.5 से 5 करोड़ रुपए का। बैंक से फाइनेंस कराने जाओगे तो 60 लाख रुपए का। भाई इसमें तो वो आपको कोई गाड़ी भी नहीं मिलती। 60 लाख रुपए की तो कोई मुझे वो गाड़ी भी नहीं मिलेगी, छोटी गाड़ी आ जाएगी। एक होता था लखपति, ड्रामों में PTV पे देखते थे, लखपति आदमी है, ये हालात हैं। अब सर अरबपति की बात करें, अब आप बात को कहीं से कहीं ले पहुंच गया है ना। हाँ, अब अरबपति तक पहुंच, करोड़पति भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरबपति जो है दुकानों के रेट देखें आप कॉर्नर कराची से बाहर ही निकल जाए, वहाँ सही कह रहे हैं याज भाई भी सही कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। आप तो बताएंगे। अच्छा जनाब अली, जहाँ बात हो रही प्राइजेस की तो वही बात कर रहे हैं, ज़ाहिर जब मकान लोग बनाते हैं तो फिर आबादी बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ती है, तो फिर जो ट्रांसपोर्ट जब बढ़ती है तो ज़ाहिर है वहाँ के रहने वाले दूर दराज इलाकों से भी आते हैं, ना सिर्फ उससे शहरों से आते हैं, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है उनको बस अड्डे की भी ज़रूरत होती है, तो फिर वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो बन जाते हैं काफ़ी अर्से बाद, फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ सिलसिला हुआ गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची में ट्रैफिक दबाव में कमी आई है, शर्जील मेमन का कहना है। सिंध के सीनियर सेनेटर जो हैं वज़ीर शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची की सड़कों में बेहतरी आई है और फ़ायदा होगा आवाम को। तो सर जब शुरू में जब ये आए बने ये तो एक सिलसिला था कराची में। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये 47 से चला आ रहा है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो बैठ जाता है। वाह वाह वाह। तो बस अड्डे भी हमारे यहाँ किसी प्लानिंग से कायम नहीं हुए। सुराब गोड से लेके आप अलकरम पे आ जाएं, अलकरम से लेके सदर पे आ जाएं,
फिर सदर से अगर इस तरह आप ली मार्केट साइड पे आ जाएं हाँ। तो ये अजीब व गरीब किस्म के अड्डे बीच शहर में बने हुए ठीक हैं है। और बसें और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं बीच शहर में खड़ी हुई होती हैं। अच्छा। तो अभी कुछ अर्सा कबल एक तो कोर्ट का भी इस पे फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था, फिर बाद में सिंध हाई कोर्ट में केस गया, इम्प्लीमेंटेशन केस था। सिंध हाई कोर्ट का भी एक हुक्म था कि शहर के अंदर जो बस अड्डे हैं उनको शहर से दूर निकाला जाए। अच्छा। फिर एक मारीपुर बस सर स्टैंड, ये तो परवीन मुशर्रफ साहब के दौर में जब वैसे तो ये बहुत पुरानी मुस्तफा बात है, कमाल, बहुत हाँ उससे भी हुआ था। बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने कुछ किया है। अच्छा। अब बीच शहर से सदर वाला जो बस अड्डा है वो ख़त्म कर दिया। अच्छा। और सुराब गोट पे इन्होंने पूरा एक सुराब गोट के अलासिफ स्क्वायर से इस तरफ एक पूरा बस स्टैंड बनाया है, डेवलप किया है पूरा बड़ी एरिया पर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, आउट ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कराची से बाहर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये शिफ्ट नहीं हो रहे थे, फिर इन्होंने ज़बरदस्ती शिफ्ट करवाए। फिर इन्होंने एक सर्विस शुरू की लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है। तो ये इशू अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक। और सर ये प्राइवेट है? ये प्राइवेट है, लेकिन ये काम तो गवर्नमेंट का है ना। इन बस अड्डों को बाहर शिफ्ट करना, उनको ज़मीन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है किस हद तक, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो है ये उस पर अमल नहीं कर रहा था। इन्होंने काफ़ी कोई 1300-1400 गाड़ियों को चालान किया है इस सिलसिले में। 1392 तकरीबन 44 लाख 28 हज़ार 44 लाख से ज़ायद का इन्होंने उनसे रिकवरी की है चालान की मद में। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है कि ये शहर के अंदर जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे ये बस अड्डे हैं किसी खुले मैदान में होने चाहिए, ताकि ट्रैफिक में एक रवानी होगी। ये सर वैसे कराची एक ज़माना, अब तो कराची बढ़ता जा रहा है ना। कराची एज भाई इतना आगे तक चला गया कि जा रहा नहीं, बढ़ चुका है ना। तो मतलब अब हम देख रहे हैं DH सिटी और वो बैरियर टाउन तक पहुंच चुका है। अब आगे जा रहा है, नूरियाबाद तक चला गया। तो बस अड्डे पे इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है कराची इज लाइक नूरियाबाद। तो फिर तो कनेक्ट हो जाएगा हैदराबाद से, वो तो नहीं होगा। बस नूरियाबाद के बाद आप नूरियाबाद को क्या बोलते हैं? मिड बोलते हैं। मिड, हाँ। मिडवे पे एक ज़माना था कि जब हम यहाँ से जाते थे तो मिडवे रेस्टोरेंट आता था, इस पे गाड़ी रुकती थी, वहाँ लोग चाय पीते थे, और वो नूरियाबाद के बाद ही ऐसे ही था। जी हाँ, मिडवे पे मशहूर एक रेस्टोरेंट होता था, पता नहीं अब है भी कि नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया हमने तो नहीं देखा। उसका नाम ही ये था, मिडवे। अच्छा। हम हैदराबाद जब जाना होता था तो वहाँ इंतज़ार ये होता था, एक वो जो ना एक ट्रैवलिंग का जो आपका वो होता था कि वहाँ रुकेंगे, वहाँ चाय, अच्छा मज़े की, वो चाय भी बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। वहाँ की बड़ी चाय मशहूर भी थी मिडवे पे, और रश होता था वहाँ पे। जो लोग ट्रैवल करते थे हाईवे पे, मिडवे पे ज़रूर रुकते थे, क्योंकि उस वक्त कराची से हैदराबाद का सफ़र 3 घंटे का था। क्योंकि सिंगल ट्रैक रोड था ये, और बिल्कुल आराम से ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ प्राइवेट जाती थी वो 3 घंटे में पहुँचती थी। ये जो 150 किलोमीटर का जो सफ़र जो अब 1-1.5 घंटे का हो गया है, वो उस वक्त 3 से 3.5 घंटे का सफ़र M9 की वजह से। यस, ये बहुत तेज़ी से इसके ऊपर चेंज, डबल रोड हुआ, फिर चीज़ें हुई, तो इसके साथ खैर कराची अब जो बड़ा हुआ है, जिसके साथ अब ये चीज़, छोटा था वो, जब छोटा था बड़ा हो गया, अब बड़ा हो चुका है और फैल चुका है। अब एक्चुअली कराची जो था, हमारी दादी नानी बताती हैं वालदा कि वो वहाँ कायदे के मज़ार तक हुआ करता था। ऐसा ही साहब? अगर एक ज़माने में जब हम लोग भी कराची में आए, आज से कोई 35 साल 30 साल पहले भी, तो कराची इतना फैला हुआ नहीं था जितना आज है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि हम मलीर को बहुत दूर समझते थे, कायदाबाद को और मलीर को। अब वो शहर का हिस्सा बन गया, सेंटर बन गया है तो मलीर। आबादी भी बढ़ गई। ये पुरानी आबादी के शहर हैं, आपको ये भी बता दूं। शाह फैसल कॉलोनी हो गई, ये अपना मलीर वाली कॉलोनी हो गई, ये पुरानी आबाद हैं यहाँ। अच्छा, आबादी ये जो नया डेवलप जो शहर हुआ या जो बड़ा, वो DHA की तरफ बढ़ा, और उसके बाद हाईवे की तरफ बढ़ा, और उरंगी की तरफ बढ़ा, उस तरफ जो ये जो पुराने इलाकों में शुमार होता था वो PCHS पुराने इलाकों में आता था। खुदादाद कॉलोनी, ये सब पुराने मिड ऑफ द सिटी, ये PIB का इलाका, शाह फैसल कॉलोनी, ये सब पुराने इलाके होते थे। क्या ज़माना था, ट्राम भी चला करती थी
और ये ओल्ड सिटी एरिया सबसे पुराना जो इलाका जिसको बिजनेस हब जो आप कहते हैं, ये शुरू से मरकज रहा है। बोल्टन मार्केट हो या बंदर रोड पुराना नाम बंदर रोड जो था, लोग पढ़े अरसे कि बंदर रोड क्यों है, क्योंकि उस बंदरगाह से उसका मुंसलिक थी, तो बंदर रोड इसलिए इसका नाम पड़ा। उसको एमेजना रोड भी कहा जाता है। अब एमेजना ऑफिशियल नाम उसका ऑफिशियल है, क्योंकि कायदे आज़म के मज़ार की वजह से। बचपन में आपने सुना होगा आपने, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली ना घोड़ा गाड़ी बाबू, हो जाना फुटपाथ पे। ओके जनाब अली, और सड़कों पे है ट्रैफिक भेजा, और ये देखें, अच्छा बेहंगम ट्रैफिक, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे चल भी रहा है, इतना खतरनाक ट्रैफिक। अच्छा बस वाले ट्रक वाले फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे, बेचारे बाइक वाले भी फर्स्ट लाइन में कभी आते हैं, कहीं से कभी नहीं, वो तो है मुसलसल आते हैं, मुसलसल। आप अगर उनको ऑन है तो गुस्से से एक लुक भी देते हैं, क्या हो गया भाई, मैं भी तो भगा रहा हूँ भाई मैं जा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। ये संडे को शाहरा फैसल पे एक साहब चला रहे, मैंने फिर शीशा खोल के उनके बराबर में सेकंड लाइन में आया, मैंने कहा भाईजान शाहरा फैसल है, रहम करो अपने पे भी और उस गाड़ी वाले से जिससे आपकी वो तेजी में आए और आप ना रुके हैं, उसका हल्का सा भी, बाइक वाले के लिए तो हल्का सा टच भी है, वो जानलेवा है। जी 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 जी, तेज स्पीड के अंदर ऐसा ही है। तो मेरी बाइक वालों से तो ये गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी भी जो है वो इम्तिहान में ना डालें और सामने वाले को इम्तिहान में ना डालें कि वो आपको, क्योंकि आप तो ऐसी सवारी पर हैं कि वो कोई आप जिसमें घुसें तो आपको नुकसान है और आप में कोई घुस जाए तो फिर भी आपको नुकसान है। तो कम अज़ कम लेकिन इसमें अयाज भाई और बेग साहब, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो बसें चलाते हैं, जिस तरह शाहरा फैसल हो या कोई भी शहर की शाहरा हो, इंतहाई ख़राब तरीके से, इंतहाई, मैं मतलब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन जिस तरह की ड्राइविंग हो रही है, जिस तरह की मुकाबलेबाजी बसों के अंदर हो रही है, मतलब अजीब। अच्छा आप बस पे अगर सफ़र कर रहे हैं, एक तरीका है, एक उसूल है कि स्टॉप पे आपको बस को साइड पे करके रोकना है, लेकिन चलती हुई बस पे बीच सड़क पे लोगों को उतारते हैं, मुसाफिरों को, और पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं। वो हादसात, अक्सर हादसात की वजह ये होती है कि ये बीच सड़क पे जो है गाड़ी को रोक लेते हैं और मुसाफिर उतर रहा होता है। मुझे याद है बस स्टैंड भी बने हुए थे, इतने खूबसूरत बस स्टैंड बने थे, उसके शीशे निकल के, सामान ही निकल के, हमारे में तो लोग ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह ओन नहीं करते ना, ओन नहीं करते, ओन करें ना जी, इसको ओन करें। हम कहते हैं कराची हमारा, कराची तो हमारे कराची को हमारा कराची बनाएं, और कराची में आने वालों को भी चाहिए कि वो इस कराची से जाते हैं कमाकर अपनों के लिए दीगर शहरों में रुख करते हैं और वो भी यहाँ आके कमाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान के छोटा सा दुबई है, मिनी कराची जो है हमारा, दुबई भी एक जो मिनी पाकिस्तान भी हैसियत रखता है, जो पूरा सिस्टम को रन कर रहा है। तो इसमें सिर्फ कमाना नहीं है, नोचना नहीं है, उसको अच्छा भी रखना है, बेहतर भी रखना है। लेकिन हमारा और आपका काम है सिर्फ ये नहीं कि भाई कचरा निकाला, इधर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, गली गंदी कर दी, घर तो साफ कर दें, सब अंदर भी और बाहर भी क्लियर रखें तो मज़ा दोबारा होगा। वक्फे के बाद आपसे बात करेंगे मज़ीद खबरों के ऊपर। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं, और जनाब अली और सिलसिले चीज़ें के बढ़ रहे हैं और बहुत से काम भी हो रहे हैं। कराची में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसका नाम एक्सपो सेंटर में आइडियाज़, जनाब अली आइडियाज़ 2024 का इनेकाद हुआ हुआ है। रूट्स प्लान सारे बता दिए गए हैं, टाइमिंग बता दी, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक उस इलाकों में आप नहीं, हाँ प्राइवेट गाड़ी में मूव कर सकते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए। और अब हम जानते हैं कि ज़ाहिर है माल का हाल ज़रा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कि इस वक्त क्या हाल है वाल है माल का। वही ओके जनाब अली, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 181, कैनेडियन डॉलर 200 रुपीज़, यूरो 292, कोयती जो है वो, अच्छा इसके अलावा पे यू के पाउंड जो है 351, 73 रियाल है, और 312 स्विस है, 277 US डॉलर है। तो वेरी नाइस, ये तो चल रहा है सर, ये तो 277 पे रुका हुआ है, चल रहा है, कुछ होगा उम्मीद है, ऊपर नीचे हो रहा है, बस ये 200 से ऊपर नीचे ही हो रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ नीचे आ जाए और हम ऊपर चले जाएं। यानी एक ज़माना था टका, हम कहते थे टके, सॉरी मिसाल देते टके जैसी आपकी वो नहीं, टका कहाँ की करेंसी? अब टका तो बांग्लादेश, आप कहाँ और हम कहाँ। अब बांग्लादेश जो है वो टका कहाँ निकल गया और हम कहाँ निकल गए। हमारे PSL होता है, हमारा BPL होता है, तो वहाँ बिज़नेस ग्रो होता है, वहाँ की सरकार बिज़नेस देती है, और हमारे यहाँ PSL होता है तो बंद हो जाते हैं। एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत है एक अरसे से, आप उधर क्यों चले गए? इस तरफ भी तो आए हैं अपने पड़ोस में। पड़ोस की बात करें, अफगानिस्तान की जरा देखें सर, वो तो कमाल ही हो गया ना, ट्रेन चला दी उन्होंने, वहाँ से चाइना जा रही है ट्रेन। अफगानिस्तान की करेंसी का और अपना ट्रेन तो हमारी भी चली थी पहले का, अफगानी करेंसी जो ना कहते थे 1000 रुपये में बैग भर के आपको मिल जाती थी। वो दौर भी है रहा है और अब अफगानिस्तान जो है हमसे काफ़ी आगे।
लिथियम निकला है की सर। बात है ना। अब लिथियम बैटरी नहीं बनेगी वहाँ से। अफगानिस्तान हमसे आगे जा रहा है। अफगानिस्तान को आपने सब कुछ सिखाया है ना। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आपके खिलाड़ियों ने जाके बनाई, वहाँ पर बनाई बाकायदा बैठ कर। मुझे हैरानगी होती है कि उन लोगों के जो आपसे हमसे जीत सीखे रहे हुए हैं। लोग हमें आके दिखाते हैं। हाँ। और उनके अंदर वो हमसे ऐसे खेलते हैं जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऐसे खेलते हैं जैसे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो उनके लिए। हैरत होती है हमसे सीखने के बाद। हमसे सीखने के बाद हमारे अजीम खिलाड़ियों ने वो टीम बनाई है। ठीक है। वो सिलेक्शन जो हुई है इस टीम की, वो हमारे ही यहाँ के लोगों ने वो सिलेक्शन भी की है। अच्छा। दुबई के शारजा ग्राउंड इनका होम ग्राउंड कहलाता है। ओके। ये लोगों ने अफगानिस्तान, लोग कहते हैं ना ये पत्थरों पे खेल के, पत्थरों पे कोई नहीं खेला भाई, या वहाँ पे खेले। शारजा का जो ग्राउंड है वो इनका होम ग्राउंड है। अच्छा। हम भी अपना दुबई के उसको एक अरसे तक होम ग्राउंड ही तस्वुर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल्टरनेट जब जाती है क्रिकेट तो वो दुबई और यूएई के अंदर इन्हीं स्टेडियम्स में खेली जाती है। अच्छा। लेकिन मुझे उन लोगों को शाबाशी देने का दिल चाहता है जिन्होंने ये टीम बनाई है। क्या बात और है। वो हमारे अपने ही देखिए, आप साथ देने वाले लोग हैं। सिर्फ टीम क्या, अफगानिस्तान की तो पूरी अगर हिस्ट्री आप देखें, अफगानिस्तान में जब से रूस का तसल्लुत टूटा उसके बाद आज तक अफ़गानिस्तान को हर मामले में हमने सपोर्ट किया है। अफ़गानिस्तान को इंजीनियर्स पाकिस्तान ने दिए, अफ़गानिस्तान को डॉक्टर्स पाकिस्तान ने दिए। मैं उन तालिबान की बात तो खैर नहीं कर रहा कि इसी हिस्ट्री है कि मदरसों से तालिबान तैयार हो गए वहाँ पे गए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अफ़गानिस्तान को तो हर शोबे में हमने सपोर्ट किया है। हाँ सही बात है, नो डाउट। हम तो हर एक को सपोर्ट करते आए हैं। आज देखें आज हमारा हाल अच्छा नहीं है। हमारा डेवलपमेंट, उनके यहाँ पे जाने खाने पीने की अशिया वो तक कुछ भी हुआ, इनको हमने अपने मुल्क में जगह दी। जी। ये आके अफगान कैंप जो मशहूर हुआ, जो अब हम कहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी हमने इनको पाला। सही बात है। हमने अपना पेट काट के इन लोगों को दिया। हाँ। लेकिन उसके बाद भी आज वो हमें आके दिखा। बहस कहीं दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन अयाज भाई, हमारे यहाँ अब ऑन रिकॉर्ड बात है कि बहुत सारे मसाइल की वजह ये है, यही लोग हैं। अच्छा। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की जो वजह है वो यही। हर मीटिंग में ये ब्रीफिंग दी जाती है कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें भी एक बड़ी वजह ये है, कराची में जो गाड़ियाँ छीनने की वाक़यात वारदात होती हैं उनमें इन लोगों का एक बड़ा रोल है। कराची में जो मंशियात की स्मगलिंग है ख़ास तौर पे, उसमें बड़े पैमाने पे इन लोगों तो क्या किया जाए। एक चीज़ और, कराची का कचरा फैलाने में भी इनका बहुत बड़ा, उठाने में भी नहीं कहीं हाथ है। उठाने में फैलाते हो ही अपने मर्जी का उठा लेते हैं, बाकी चुन छोड़ देते अपने मर्जी का चुन के उठा लेते हैं। हाँ। कमाल लोग हैं, पहुँचे हुए हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। आजिज़ भाई आपको शुक्रिया, आजिज़ भाई आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, इसलिए ताकि हम थोड़ा समझ जाएँ, ठहर जाएँ, रुक जाएँ, सोच विचार कर लें, फिर कदम आगे बढ़ाएँ। वफ़े के बाद दोबारा से खत्म होंगे। आपके मेज़बान आपके साथ साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और अल्लाह ताला का बेहद करम है कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हुकूक़ इबाद पर अमल पैरा करते हुए अपनी ज़िंदगी को जब आगे बढ़ाएंगे, चलाएँगे उस ऐन मुताबिक जो अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में पूरी हयाती ज़िंदगी बता दी है आपके लिए, हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है। और अगर सहारा लेना है तो सिर्फ सहारे के लिए सिर्फ हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। बाकी दुनिया में रहना है जब तक, तो वो अब आपके लिए वसीला कौन, किसके लिए क्या बनता है, कौन अल्लाह ताला किसको आपके लिए चुनता है, ये सारा मामला वक्त बताता है। और फिर उसके बाद आप जो है एक कामयाबी के सफ़र पे गामज़न हो जाते हैं और फिर अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। और जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो स्टूडेंट, वो बच्चा या वो फ़र्द या वो खातून या वो स्टूडेंट ऐसे जो चाहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिले, हम ये भी कर सकते हैं। तो हमारे सेगमेंट इसमें ख़ास में हम टैलेंटेड बच्चों को और उनको उजागर करते हैं जो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें तख्लीक की हैं हमारे लिए, आपके लिए, इस पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुशाइन होती है हमारे लिए। तो हमारे साथ जो हैं अच्छा, उनके साथ ज़ाहिर ज़ेर साया भी होता है सिलसिला। एक तो घर की पहली गोद माँ होती है, उसके बाद वालिदैन, उसके बाद जब आप स्कूल का सफ़र करते हैं तो एक टीचर, और जो टीचर होता है वो जनाब एक ज़ाहिर एक वालिद की और वालदा की सूरत में होते हैं, जो आपको मज़ीद चीज़ों को चलने में आके आसानियाँ पैदा करते हैं, किस तरह चलना है, अलाइंड कर देते हैं, आपको रन डाउन बना के देते हैं कि इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना तो बेटा इसको ऐसे कर लो। तो सारी बात आ जाती है कि तालीम और
तरबियत, ये सब चीज़ें और स्किल्स। तो स्किल्स जब नज़र आती है टीचर को कि यार इन बच्चों में ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स मौजूद हैं और ये मेरा आइडिया जो है इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यकीन जाने जो आज मैं बच्चे आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और इनमें एक ऐसा स्पार्क था जो हमारे सर ने, इनको वेलकम करेंगे हम सबसे पहले। सर गुफरान कमालुद्दीन साहब, आप IT की टीचर हैं, उस्मान पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, कैंपस 9 के, न सिर्फ बल्कि आपका 25 साल तजर्बा है IT में और इस वक्त ये रिमोटली 7 ममालिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेब डेवलपर की हैसियत रखते हैं और ये बच्चों में ऐसा स्पार्क देखा आप टीचर हैं, क्योंकि वालिद, मैंने कहा टीचर वालिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मज़े में है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशा बड़ा वसी तजुर्बा आपका और आपने बच्चों में ये देखा स्पार्क बड़ा कमाल और आपने इसको आगे तक बनाया। तो सर बनाया वो तो मैं इन बच्चों से पूछता हूँ क्या बनाया सर, कैसा जा रहा है? सब ठीक जा रहा है माशाल्लाह? माशाल्लाह बहुत। देखिए आपको जब पता है आजकल का AI का दौर है सर, और आजकल IT के हवाले से सबका फोकस है। तो मैं इस शोबे के साथ उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम कैंपस 9 में एज अ कंप्यूटर IT टीचर मौजूद हूँ माशाल्लाह। और मैंने वहाँ पर बच्चों को देखा कि इस बच्चों के अंदर स्पार्क है और ये टैलेंट है और ये पोटेंशियल है, तो क्यों ना इनको वो आइडिया शेयर करूँ जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास मौजूद था। तो देन फिर मैंने यहाँ पर इनसे डिस्कस किया और वाईफाई जैमर के हवाले से इनको मैंने गाइडलाइन दी और इस पे मैंने सपोर्ट प्रोवाइड की और आज आपके सामने हैं। ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। यकीन तौर पर इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार हमारी मैनेजमेंट का है, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोइनुद्दीन नैयर साहब का है, हमारे प्रिंसिपल जो हैं अली हुसैन साहब का है कि उन्होंने इतनी सपोर्ट की बच्चों को। एक टीम वर्क है और ये आपके सामने ये पोटेंशियल टैलेंट नज़र आता है कि हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है और ये मुझे उम्मीद है कि आगे चल के पाकिस्तान का, अपने शहर का, अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। क्या बात है माशाल्लाह। और इन्हीं के ज़ेर साया, इनकी पूरी मैनेजमेंट के ज़ेर साया वो 3 बच्चे, मन के सच्चे, ये प्यारे से बच्चे हमारे और आपके बच्चे, फ्यूचर के बच्चे, हमारे इस पाकिस्तान को लेके जाने वाले बच्चे, इनको चुना है हमारे टीचर, इनकी मैनेजमेंट ने, उस्मान स्कूल ने। तो इसमें हमारे सबसे पहले हैं, सबसे छोटे प्यारे से बच्चे हैं हमारे 9th मैट्रिक के हैं। सबसे पहले बैठे हुए हैं हमारे इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेट है माशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा बोला भाई, वेरी नाइस भाई। क्या नाम इब्राहिम, क्या पूरा नाम बताओ भाई? मोहम्मद इब्राहिम फ़ाहद। मोहम्मद इब्राहिम। उसके साथ बैठे हैं जनाब अली बिलाल। बिलाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हो? ठीक हो? मस्त है, सेट है, ठीक है। तो स्कूल से होते हुए आ रहे हैं आप, मुझे लग रहा है ना, पूरी यूनिफॉर्म बड़ी तैयारी शरी की, बड़ा ज़बरदस्त है, लैपटॉप पकड़ लिया सब, मतलब मामला सही चल रहे तुम्हारे, है ना? तो ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है, तो सर ने कहा ये वाला काम आप लोगों ने फिर कर दिखाया, ऐसे ही था? जी। तो आप पूरी क्लास में कितने बच्चे थे मुझे बताओ पहले? क्लास में तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। यानी उन तमाम में फिर आपका चुनाव किया गया? यस। या आप ज़्यादा, वैसे तो सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं फिर आप कहते हैं आप सबसे पहले आए, फिर आपको यहाँ हम यूटिलाइज़ करेंगे, हम आपको यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, जाते फिर आगे ही हैं। अच्छा, और साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भाई है, मैट्रिक से इनका ताल्लुक़ है और मैट्रिक पढ़ रहे हैं। और क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, सही जा रहा है? पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई सही जा रही है, बस पेपरों का ही डर है, रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है? नहीं यार, हाँ ज़ाहिर, अभी तो आपने 9th के आने वाले, तो क्या उम्मीद कितनी है? मतलब उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी है। उम्मीद अच्छी है। तो कैसे ख्याल आया कि भाई इस काम पर एक साथ मिलकर काम किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? ख्याल असल में बचपन से ही शौक़ था प्रोग्रामिंग का। अच्छा। और घर में कोई था क्या पहले? नहीं। अच्छा। तो एक प्लेटफॉर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिला, उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम जैसे स्कूल हमें प्रोवाइड हुआ, जिसने हमें इतनी सपोर्ट करी कि हम आज इस मुकाम पे पहुँचे और इस प्रोग्रामिंग को, मेरी इस सोच को इन्होंने आगे बढ़ाया। और हमारा एक्सपो में हुआ था भी एक कंपटीशन, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रेपुटेशन हमारी अच्छी थी। उसी से हम QR कोड का हमारा प्रोजेक्ट है, तो हमने आगे इसको लेके जाना है। ओके फाइन। अच्छा, बिलाल की तरफ आते हैं। बिलाल मुझे बताओ बेटा, ये कैसे क्या है? थोड़ा जैसे हमारे सर ने बताया कि ये वाईफाई जैमर है, तो ये थोड़ा सा बताओ कैसे है, क्या है, थोड़ा सा बताओ कैसा आइडिया, कहाँ से आया, कैसे बनाने का प्लान किया? इसमें हमने आइडिया वैसे ऑनलाइन देखा था काफ़ी जगहों पे, फिर अपने सर से हमने डिस्कस कर इसके बारे में, फिर सर ने इसकी काफ़ी गाइडलाइंस दी। इसमें बेसिकली कि ESP8266 डिवाइस हमने ली है। दिखाएं ज़रा डिवाइस दिखाएं जी। ये बहुत छोटी सी डिवाइस है और ये वाईफाई जैमर का काम करती है और ये यानी इतराफ़ के जैम वाईफाई को बंद कर देगी जी। 1 किलोमीटर के रेडियस में सारे वाईफाई बंद कर सकती है। अच्छा, सारे वाईफाई, मतलब एक ही एंटर किया और सब इतराफ़ के इंटरनेट गए जी, फिर आप अपना इंटरनेट रफ्तार से चला लें आप। अच्छा, इसका बेस ये कैसे खुद बनाई, क्रिएट की थी या क्या हुआ? नहीं, ये मार्केट में मिल जाती हैं। अच्छा। इसके अंदर कोडिंग खुद करनी पड़ती है। कोडिंग करनी पड़ती है। इसमें हमने C लैंग्वेज के अंदर कोडिंग की हुई है, ठीक है, बेसिक।
उसके ज़रिए हम इसको पावर करते हैं। इसको 5 वॉट्स का पावर चाहिए होता है। अच्छा। और इसको ऊपर फ़ोन से कनेक्ट करना होता है, बस बेसिकली वाईफाई से। कोई एप्लीकेशन होती है इसकी? वेबसाइट होती है, उसका IP एड्रेस डालने से खुलती है। अच्छा यार, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यार। ये तो यूनिवर्सिटी में सर, ये तो यूनिवर्सिटी के बच्चे माशाल्लाह हमारे यहाँ। एग्जैक्टली टेक्नोफेस्ट में जो लोग आए ना वहाँ पे विजिट पे हमारे कैंप स्टॉल पे, तो दे आर बिल्कुल सरप्राइज कि बेसिकली स्टूडेंट्स आए यूनिवर्सिटी के, कहना सर ये तो हम यूनिवर्सिटी पे भी नहीं बना पा रहे हैं, आपके स्कूल में बना पा तो मैंने एक होती है टैलेंट प्लेटफॉर्म, आप इसी को हमें एक्टिव करना होता है। देखिए मेन चीज़ यही है कि जज करना, क्योंकि जज आदमी वो करता है जो उससे काबिल होगा, तभी जजमेंट होगी। और अगर ऊपर आपके काबिलियत नहीं होगी तो फिर आप स्टूडेंट को नहीं निकाल सकते। सही। तो माशाल्लाह हमारे पास पूरी एक टीम बन रही है और एक फोर्स बन रही है, और ये फोर्स इंशाल्लाह पाकिस्तान के, कराची के और उस्मान के काम आएगी। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ बिलाल, क्या कोई सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने तो ले ली डिवाइस मार्केट से, चलो ये बासानी मिल जाती है? जी, ये उनको बताना पड़ता है मैंने इस मकसद के लिए डिवाइस लेनी है? मिल जाती है। मिल जाती है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर C लैंग्वेज में कोडिंग की हुई है। ओके। जब कोडिंग कंप्लीट हो जाए, इस बस अब 5 वॉट्स की पावर चाहिए कहीं से, ठीक है, और उसको फ़ोन से कनेक्ट कर दें। अच्छा फ़ोन से कैसे लाइक कोई एप्लीकेशन है? नो, इसको वाईफाई से कनेक्ट करें, इसका पासवर्ड डाल के जब हो जाती है तो ये कनेक्ट हो गई। तो इसमें आप गूगल पे जाएं और इसमें बस इसका IP एड्रेस डाल दें। ओके। तो उसकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लोड होकर खुल जाएगी। अच्छा। उसके अंदर सारे वाईफाई जो 1 किलोमीटर की रेडियस में होंगे वो सारे व्यू ने लेंगे। आपको कुछ सिलेक्टेड बंद करना है तो वो सिलेक्ट कर दें, वरना सिलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन होता है, आप सारे सिलेक्ट कर दें, सारे जैम हो जाते हैं वाईफाई। सारे जैम हो जाते हैं जी। तो यार ये बताएं अपना अहमद, मुझे ज़रा आपसे बात करनी है। मुझे ये बताओ कि तो ये इन्होंने 1 किलोमीटर पे इन्होंने तो सारे काम इन्होंने ऐसे कर दिए, तो लोग परेशान हो रहे होंगे अगर किसी के पास ये डिवाइस हुई और ये कोडिंग हुई या टैलेंटेड बच्चे तराफ में कहीं फिर रहे हुए तो फिर तो मसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे बच्चे। हाँ जी, तो क्योंकि ज़ेर साया है टीचर के, तो ऐसे ऐसी। भाई अहमद ये बताओ कि ये 1 किलोमीटर तो हो गया, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं? हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं आगे। बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या इसमें क्या मतलब इसकी कि बड़ी डिवाइस ले लें, क्या करें, मुझे थोड़ा बताओ सर। मैं गाइड करता हूं। एक्चुअली इसमें जो ताल्लुक जो होता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है। ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली ये 2.5 फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोसेस करती है। Okay. आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम अब इसको अपडेट करवा सकते हैं और अपग्रेड करवा सकते हैं, एंड जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी पावर बढ़ेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है। इसमें इजाफी एंटीना हम एक्सटर्नली लगाते हैं तो उसकी रेंज और एक्सेस कर जाएगी। अच्छा ओके फाइन, मतलब एक जैसे लाइक वाईफाई बॉक्स हमें मिल जाए, उसमें एंटीने एरिया लगे हुए। एग्जैक्टली, तो एक ये हम कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी और खूबी ये है कि इसमें हम क्लोनिंग भी कर सकते हैं। क्लोनिंग टर्म्स इज द डुप्लीकेशन, बिकॉज वी आर जस्ट लाइक हम किसी को पजल करने के लिए कि एक वक्त में एक ही वाईफाई के 50 IP एड्रेसेस शो हो जाए और पता नहीं चले कौन सा वाईफाई मुझे बंद करना है। नंबर 2, अगर आप अपने घर के ऊपर चाहते हैं, आपकी फैमिलीज जल्दी सोना चाहती है और 3-3 बजे तक जागे हुए होते हैं, और हम डिवाइस बंद करते हैं, पता चल जाता तो है वो खोल देते हैं, और अगर नेट ना रहो तो हमें फ़ोन किया जाता है कि भाई फ़ोन करो, क्यों नहीं आ रहा नेट, क्यों नहीं आ रहा। ठीक है। तो हमें ये होता है कि ये सिंगल शो कर रहा होता है वाईफाई पे। ये नहीं, पेरेंट्स के लिए बड़ी काम की चीज़ है ये। तो एग्जैक्टली ऑफिस जाना होता है, लोग जो है इसके ज़रिए 12 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं घर में प्रैक्टिस यही करता हूँ, सब सो जाते हैं। तो खास ऐसा नहीं है कि जो आपने डिवाइस बंद करनी है खास मखसूस उसी को बंद कर लें, ऐसा नहीं कि आपने एंटर किया तो इतराफ के सारे 1 किलोमीटर बंद हो गए, ऐसा नहीं है। सबकी नहीं बंद हुई। एग्जैक्टली, जैसे मैं अपने घर में अगर मेरे सारे मोबाइल है, एक पार्टिकुलर IP एड्रेस के एक पार्टिकुलर फ़ोन को भी बंद कर सकता हूँ, बाकी ना बंद हो। ओके, दैट्स स्मार्ट। ये हमने एक एडिशनल फीचर्स में वर्क किया है। अच्छा वेरी नाइस। तो भाई ज़रा टाइम बड़ा शॉर्ट है, ज़रा करके दिखाएं ज़रा। मैं ज़रा वाईफाई मेरा कनेक्ट है और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को दिखाया जाए कि ये जो है इंटरनेट हमारा कैसे 1 मीटर का होता है। अच्छा इसमें मुझे तुम्हें वो बतानी पड़ेगी, अपना फ़ोन का बताना पड़ेगा, आईफोन है ना? आईफोन नहीं आ रहा हो, वाईफाई का आ रहा है। हाँ, सोर्स वो बतानी है, बस वो बतानी पड़ेगी। वाईफाई कौन सा आ रहा है? वाईफाई कौन सा आ रहा है? हमारे चैनल का आ रहा है, जो हमारे चैनल का नाम है। देखो हमारे चैनल का नाम आ रहा है नाज़रीन। मैं आपको लाइव जो है वो हम करते हैं, इसमें ये जो नाम बताएंगे वो उसको क्लोज हो जाएगा। लेकिन हाँ, पूरे चैनल का बंदा कहता है चैनल चल रहा है, फिर लाइव जा रहा है। अच्छा ऐसा ना हो कि हमारी लाइव ट्रांसमिशन बंद हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा, कितनी देर इसको दौरानी कितना होता है, इसको बंद करने में कितनी देर लगती है? हाँ, जितना आप चाहें। नहीं नहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे हैं, ऐसे ही है। वेरी नाइस। और ये आप भी कर लेते हैं? मतलब तीनों अलग अलग सर कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं? इन दोनों के तो एक प्रोजेक्ट है, इनका प्रोजेक्ट अलग है, QR वाला। वो क्या है सर? जल्दी से, थोड़ा टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास। हमारा ये QR कोड का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो इसका हमें आइडिया इसलिए दिखाएं, ऐसे करके दिखाएं। हाँ। कि हमने सोचा जैसे गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं ना, गलत पार्क कर देते हैं लोग गाड़ियाँ अपनी रोडों पे, गलत पार्क करके चले जाते हैं, या पार्क में आते हैं गलत खड़ी करके चले गए।
तो उसमें मुझे ये आइडिया है कि आने वाले लोगों को परेशानी होती है कि किसकी गाड़ी है, क्या है, हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो उससे मुझे आइडिया आया कि मैंने QR कोड का ही प्रोजेक्ट बनाया, QR कोड का स्टिकर बना दिया। वेरी नाइस। तो जैसे हम टैक्स के स्टिकर लगाते हैं अंदर से, वैसे ही ये स्टिकर अंदर से हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ज़बरदस्त है यार। और अगर जैसे कोई गलत पार्किंग करके चले गया, आपने जस्ट उसको इस गाड़ी को स्कैन किया, ठीक, और उस जिस पर्सन की वो गाड़ी है उसकी प्रोफाइल आ गई। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा आपने उसको कॉल कर दी कि सर आपकी ये गलत पार्किंग खड़ी हुई है। अगर गली मोहल्लों में बड़ा होता है सर ये। हाँ, बड़ा। हमारे खुद अपार्टमेंट में हमने ये करा है। हमने सारे सामने एक पार्क है, वहाँ पे गलत पार्किंग करके चले जाते हैं। हमने बोला यार ऐसे हम कुछ आइडिया निकालते हैं। तो बड़ा अच्छा आइडिया है। कॉल करें आप, सर आपकी गाड़ी गलत खड़ी हुई है, आप इसको सही कर लें आगे। वेरी नाइस, ये तो बड़ा अच्छा। अच्छा जी, हो गया, दिखाओ ज़रा। हाँ, ये तो चले गए, कमाल हो गया। तो मेरा वाईफाई के सिग्नल जो है वो चले गए इन्होंने बंद कर दिए। हाँ, ये चले गए तो यार, हमारे तो नहीं आ रही है, देखें नहीं आ रही है, देखें ये अब उसी तो नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन ये मेरे वाईफाई के सिग्नल जो है इन्होंने बंद कर दिए यार। ये तो मतलब आप मतलब कमाल, जो मतलब चीता लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कराची में, हम बड़े चीते बच्चे। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, वक्त की बड़ी कमी है, बड़ा अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे, आखिर में क्या पैगाम है? पहले तो यकीन तौर पे मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने माशाल्लाह हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म में बुलाया जी। और यकीन तौर पे ये एक अच्छी काविश, और इसी तरह हमारे कंट्री में, सिटी में ये मामला चलते रहेंगे तो यही बच्चे आगे फ्यूचर ब्राइट करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और मेन जो ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्ट्स के मैं दोनों माशाल्लाह आप बच्चों ने शेयर किए हैं आपके साथ, और इसी के ऊपर मज़ीद हम फर्दर इस पर एक्टिविटीज़ करेंगे और इस पर मज़ीद काम करेंगे। और सिस्टम की हमारी मैनेजमेंट का इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, तमाम डायरेक्टर्स वगैरह कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल, इब्राहिम और अहमद और सर गफरान कमाल साहबुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वफ़ा लेंगे, टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत कुछ सीखा, सिखाने की कोशिश की। वफ़ा के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं और भी टैलेंटेड लोग हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, नाश्ते वाश्ते हो गए होंगे, घर के कामकाज भी मुकम्मल हो गए होंगे, नहीं हुए तो अभी भी यकीनन कर रहे होंगे, कर रही होंगी। तो और साथ में टेलीविज़न भी लगाया होगा कि अपडेट्स सर मिलती रहे कि कराची में क्या तब्दीली है, क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो बेसिक तो सबसे बड़ा इवेंट कराची में मुनक़्क़िद हो रहा है और चल रहा है, और वो आइडियाज़ 2024 है, और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इसकी जो है इनाग्रेशन किया है इन्होंने। ना सिर्फ बल्कि आज के दिन बड़ा ख़ास है, जो वैसे तो दिन हर दिन ही ख़ास होता है, और दिन को ख़ास बनाने के लिए हमारा आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो कमाल हो जाएगा, और आपको सुनने में शायद और मज़ा आए अगर मैं अपने अल्फाजों को चुनाव इस तरह करूँ कि शायद आप बोलेंगे यार हाँ ये बात शायद काम की थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपके चेहरों पर मैं मुस्कुराहटें बिखेरता रहूँ अपनी टीम के साथ, अपनी टीम को साथ लेते हुए। हमारा पूरा एक सिलसिला होता है, इंसान अकेला कुछ नहीं होता। इंसान का ये क्या कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो नहीं, सब इंसान खुद कुछ नहीं है, सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। ये 5 उंगलियाँ हैं तो आप खाना भी खा सकते हैं, पैन भी पकड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर डायल भी कर सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, और घर का खाना वगैरह सफाई सुथराई भी कर सकती हैं। तो बात सिंपल सी होती है। तो मैं तो ख़त्म हो गई जब डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि जब मैं उनका बयान सुन रहा था, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो नहीं है, बात सिंपल ये कि आपने जब अपना नाम ही खुद नहीं रखा तो मैं किस बात की, जब आपने अपना पहला कदम खुद से नहीं चला तो फिर मैं किस बात की। साहब तो सब्र शुक्र कीजिए, अल्लाह का बहुत करम है उस मालिक का कि आपने चलना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, और आज अपने वालिदैन के ज़ेर साया आप एक बेहतरीन रास्ते पर गामज़न हैं। अब बात आती है मिलना जुलना और लोगों का ख्याल रखना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना, दुख को समझना, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना। दुनिया भर में सारे काम सब करते हैं, मिलजुल के करते हैं, कोई ज़्यादा करता, कोई थोड़ा करता, फिर कहता है यार मैंने ज़्यादा काम किया, तुमने कम किया, तुमने ऐसे कह दिया, मैंने वैसे कह दिया। नहीं साहब, सब इक्वली ही तकरीबन होते हैं, और बस हर इंसान के काम को चुनाव और डिफरेंट और टाइमिंग अलग होती है, जिस वजह से शायद आपको उसका एंगल या अपना एंगल से उसको देखना एक डिफरेंट नज़र आता है। ख़वातीन 24/7 होती हैं, मर्द की नौकरी भी ऐसी ही है, 24/7 भी बहुत जगहों पर हम देखी जाती है, और सुबह से शाम हो जाती है, अपनी फैमिली के लिए निकलता है, और मोहब्बत में बिखेरता हुआ, पैसे इकट्ठा करता हुआ, अगर ताजिर हो, कारोबारी शख्सियत हो तो घर लेकर आता है, बाबा आएंगे, बाबा क्या लेकर आएंगे, और फिर बाबा ने सुबह जाना भी है, स्कूल भी छोड़ना है, बाबा ने फीसेस भी डालनी है, और फिर दुकान पे भी जाना है, जॉब पे भी जाना है। तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ, जैसे माँ अपने बच्चे को परवान चढ़ाती है, आगे लेके चलती है,
ये दोनों ही हैं तो बैलेंस लाइफ है बच्चों की आगे तक की। तो बैलेंस रहिए, मिलजुल के रहिए, तो बहुत चीज़ें। तो बात कर रहे हैं कि कल का दिन जैसे गुजरा, मर्दों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन 18 नवंबर, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हमारे साथ बड़े वेल नोन PhD डॉक्टर्स हैं जो उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों ने इस बात का एहसास नहीं है कि मर्दों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और बदसलूकी कितनी आम है। अगर बात करें 2022 में तो डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड वायलेंस इंटरनेशनल लाइसेंस की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया। ये दिन इस हकीकत के जवाब में तश्कील दिया गया कि घरेलू ज़्यादती का शिकार ख़वातीन तक महदूद नहीं है साहब। दर हकीकत अगरचे तादाद ख़वातीन के लिए थोड़ी ज़्यादा है, हर 4 में से 1 आदाद व शुमार भी अब भी जाहिर करते हैं कि हर 6 में से 7 में से 1 मर्द घरेलू तशद्दुद का बदसलूकी का शिकार है। तो बात यह है कि इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है मौजूद हैं डॉक्टर मखदूम बिलावल, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर मलहान ओज साहब हैं, मलहान ओज साहब हैं जो कि PhD स्कॉलर की हैसियत रखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक हैं, सेट हैं? माशाल्लाह। सर क्या हो रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आपको तशरीफ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप बुलाते हैं और माशाल्लाह से इतने दिलचस्प टॉपिक रखते हैं तो मना भी नहीं हो सकता। काम के ना यार, ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन का सही इस्तेमाल किया जा रहा है ना। असल में से स्क्रीन का जो इस्तेमाल, ये वाला इस्तेमाल है ना, ये मनफी फ़ायदेमंद वो सारी चीज़ें फ़ायदा होना सर। एक वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो हम लेंगे एक वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा रुकना, समझना, और समझने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर आपसे मज़ीद बातें शेयर करें। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपने खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और बात हम कर रहे हैं मर्दों के आलमी दिन, यानी मर्दों पर तशद्दुद की बात हो रही है। मलान साहब, क्या है इस पर सीन, क्या मामलात हैं? ये बहुत अहम टॉपिक है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड और अंडर एस्टिमेट किया जाने वाला टॉपिक है। हमारे यहाँ आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं वायलेंस की, तो हमारे जहन में या जेंडर बेस्ड वायलेंस की, तो हमारा ख्याल या जहन आमतौर पर इस तरह से स्ट्रक्चर हो चुका है, कंडीशन हो चुका है कि हमारा ध्यान आमतौर पर सिर्फ औरतों की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम देखा है वायलेंस जो है, ये जो इसका परपिट्रेटर होता है उसका ताल्लुक जेंडर से नहीं होता, वो आमतौर पे वीकर वन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, या अपने अनफेयर या जो भी डिमांड्स उनको फुलफ़िल करवाने के लिए। तो लेकिन अगर मर्दों के हवाले से ये चीज़ें, क्योंकि उसको आमतौर पे जिक्र नहीं किया जाता है, नंबर उसमें कई अवामिल आ जाते हैं। नंबर 1 के मर्द हज़रात आमतौर पे इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ ले देते हैं कि अगर वो उसके बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये उनके फॉर एग्जांपल मैस्कुलिनिटी पे सवाल ना बन जाए। दूसरी चीज़ ये कि ख़ुद उसके इस हवाले से मर्द हज़रात आपस में एक दूसरे को बुली करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इस तरह की बात करे या फिर उसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता हमारी सोसाइटी। यूनिवर्सिटी लेवल में हम बच्चों के साथ, जब बच्चा नया नया आता है, जी आप भी गए, हम भी गए, तो उस वक्त भी जो सीनियर होते हैं ना, वो आपके साथ जो तफरियाँ लगाते हैं, जी स्ट्रक्चर इस तरीके का सोसाइटल अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो तफरी होती है, वो हाँ कह सकते हैं तरीके की पड़ता है, वो भी इम्पैक्ट पड़ता है बंदे पे। हाँ ऑब्वियसली ये हमारे, क्योंकि घर जो ये घर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस घर से आमतौर पे बच्चों की परवरिश किस किस्म की हो रही है। लेकिन होता ये आमतौर पे बच्चा, एक मर्द जो है, अगर जो बच्चा होता है, बच्चे से लेकर आखिरी स्टेज तक, तो उसको हमेशा से पैदा होने के साथ ही उससे एक्सपेक्ट किया जाना शुरू हो जाता है। और एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा, तो उसके मुकाबले में बच्चे को आमतौर पे ज़्यादा हार्शली ट्रीट किया जाएगा, रिजिडिटी के साथ, और उसको इनसेंसिटिव कंडीशन कर दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चरली उसको इस तरह से बना दिया जाएगा कि वो इमोशनलेस हो जाए। ठीक है। और जब ये सब हो जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सोसाइटी ये बिल्कुल रिजिड किस्म का, इसके अंदर एहसास नहीं है। हालांकि उसी घर से जिस तरह की तबीयत मिली होती है, तबीयत तैयार किया जाता है उस बच्चे को, फिर वो जब प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो हम कहते हैं कि ये इस तरह के हमारे यहाँ मर्द हज़रात। मखदूम बिलावल प्लीज़, आपके पास क्या? सबसे पहले तो बात ये है कि क्योंकि लास्ट डिकेड्स में ना वुमेन राइट्स से रिलेटेड, या फिर मैं ये कहूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन टॉपिक्स पर हमने बहुत ज़्यादा बात की, और सबसे ज़्यादा इस पर बात करने वाले भी मर्द हैं। तो इस पूरी मूवमेंट्स का या फिर औरत मार्च का जो एक इम्पैक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी पे, वो ये पड़ा है कि अब हमारे ये तासुरात बन जाते हैं कि जुल्म होगा तो औरत के साथ ही होगा, मर्द के साथ कभी जुल्म नहीं होता, हमेशा मर्द ही गलत होता है, औरत कभी भी गलत नहीं होती। तो दोनों इंसान हैं, तो दोनों इंसान। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि पढ़ा लिखा मुआशरा हो या फिर अमन परस्त मुआशरा हो, तरक्की याफ्ता मुआशरा हो, इन तमाम को कंबाइन करके मैं अगर ऐसे बोलूँ कि इस्लामिक मुआशरा हो, वो इक्वलिटी यानी बराबरी पे जो है ना वो यकीन रखता है कि भाई मर्द हो या औरत हो, जिसने भी गलत किया है
उसके खिलाफ इस चीज़ को किया जाए। लेकिन मैंने फिर वो वाली बात करूँगा कि लास्ट डिकेड्स में चूंकि इस तरह की मूवमेंट्स चली हैं तो अब हमारे माशरे में तासुरात ये हो गए। और एक और बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल भी ऐसी चीज़ें हैं, लॉज भी ऐसे बन गए हैं कि जिसमें हमेशा जो फैसला होता है वो एक तरफा यानी औरत की तरफ चला जाता है, और वो चीज़ें भी फिर मर्द को जो है ना वो मैं क्या कहूँ कि टॉर्चर या फिर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो मतलब शॉर्ट वे में अगर मैं बात करूँ तो मर्द के जो दर्द होते हैं वो बेजुबान होते हैं। और मेरी एक बड़ी दिलचस्प सी गज़ल है जो कि ताहिर मोहम्मद अतहर साहब ने जो है वो लिखी है। तो उसमें वो लिखते हैं कि हम तो मर्द हैं जाना, हम तो मर्द हैं जाना, हम तो मर्द हैं जाना, बड़े बेदर्द हैं जाना। वाह। हम तो मर्द हैं जाना, बड़े बेदर्द हैं जाना, अपने सपने भूल जाते हैं, खुद से किए वादे तोड़ जाते हैं, हमें जिनसे मोहब्बत हो अक्सर वो हमको छोड़ जाते हैं, मर्दानगी के पत्थरों से कुचल देते हैं अपनी हसरतें, हमें सब लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, जिसको दर्द होता है शायद वो मर्द नहीं होता, सो हम तो मर्द हैं जाना, बड़े बेदर्द हैं जाना। तो मर्द के दर्द बेजुबान होते हैं, या तो कभी बेटे की सूरत में जो है वो कुर्बानियाँ दे रहा होता है, कभी भाई की सूरत में कुर्बानियाँ दे रहा होता है, कभी हस्बैंड की सूरत में इस चीज़ को मतलब वो चीज़ें कर रहा होता है। तो हमें अभी ये समझना होगा अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को इक्वलिटी लाने के लिए। पहले ये होता था कि औरत मार्च निकलती थी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब मर्दम मार्च जो है ना निकलने वाली है, वो निकलने वाली है, क्योंकि अब जो सारी एक तरफा चीज़ें होने लगी है ना वो काफ़ी जो है ना उन पर ध्यान देना, बात करना ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ इतना बड़ा दिलचस्प टॉपिक होता है आपके पास बात करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आता है। इक्वलिटी क्यों नहीं है? इक्वलिटी क्यों नहीं है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, माशरे में है ना, हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें जो आजकल जो गोरे हैं उनमें मतलब इस्लाम ने हमें सिखाया, मुसलमानों को सिखाया बराबरी क्या होती है। जब औरतों के साथ बुरा होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक को उजागर किया, बताया कि औरत जो है ना वो कम तक का नहीं है, वो नहीं है। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है कि मर्द वो कमतर वाली चीज़ों पे चलता जा रहा है। कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रोड से हम लोग जा रहे थे, तो मैं पूरा सीन देख रहा हूँ। अब एक लेडीज़ है वो ड्राइविंग करते हुए जा रही है, एक मर्द है। तो सीन ये होता है कि पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ आती हैं, वो हार्न देते हैं, तो लेडीज़ इस तरफ गाड़ी करती है, वो मर्द फिर उस तरफ जाते हैं। मेरी पीछे गाड़ी है, मैं वो पूरा ना सिनेरियो देख रहा हूँ, वो फिर इस तरफ करती है। ऐसे होता है कि फाइनली गाड़ियाँ प्रेस हो जाती हैं। अब वो गाड़ी उधर छुटी, वो दूसरे दरवाजे से निकल के आके मर्द को पकड़ती है, कॉलर से निकालती हैं, थप्पड़े मार रही होती है। अच्छा, मर्द काफ़ी ना मतलब, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते यार। हाँ, सब ख़वातीन भी मैं वो वाली बात बोल रहा हूँ कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। और मैं भी ऐसे ही भी बात नहीं कर रहा कि सिर्फ औरतों को जो हमने किया है उसको हम छोड़ दें। मैं इक्वलिटी पे आज न्यूट्रल लोग सुनना है। कॉलर है हमारे साथ जी, कॉलर है हमारे साथ, मखदूम भाई बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं? करम वाले का फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। आज कराऊँ दोनों मेहमानों को सलाम हो और शुक्र है अल्लाह का कि मर्दों के हुकूक की भी बात हुई। जैसे भाई ने कहा कि यहाँ सिर्फ औरतों हुकूक की बात होती है, मेरी नजर में देखें इंसाफ ना सबको चाहिए होता है, ठीक है, चाहे मर्द हो या औरत। ये कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि औरत है तो उसके साथ मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। हर आदमी यानी इंसाफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसाफ कायम करना। लेकिन मैं जो मर्दों की आज हुकूक की बात हो रही है, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली बात ये हो रही है कि जो मर्दों की जो पेन है ना उसको कोई फील नहीं करता, क्योंकि मर्द बेचारा सुबह निकलता है, काम करता है, उसको हर चीज पूरी करनी होती चाहे कुछ भी हो, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होती, तो उसके अंदर का पेन जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। और आज आपने बात की तो वो ऐसी चीजें बहुत सारे मर्दों की जो आप जो है आप आज मौजूद बात करने आपने क्या आपको भी दर्द हुआ थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल दर्द इसलिए हुआ ना कि देखिए आजकल के दौर के अंदर आप यकीन करें, देखें आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं से करते हैं, फिर आप घर में आके स्ट्रेस देते हैं घर का माहौल, तो एटलीस्ट ये बात समझनी चाहिए कि मर्द को एक ज़हनी सुकून बहुत जरूरी देना, ये बहुत जरूरी है। और आपके एक कराची यूनिवर्सिटी के साथ बैठे हुए इंटरनेशनल अफेयर्स के, तो मैं ये असल में बात हुई कि IR के बंदे बहुत हमारी मीडिया पे कम आते हैं। वो एक डीन थे हमारे डॉक्टर मुताहिर साहब, मुताहिर, अल्लाह गनी की रहमत करे। हाँ, तो वो मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा डॉक्टर बात ये है कि इतने लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम आते हैं इंटरनेट बेस पे, वो बातें करते हैं जिनको इंटरनेट बेस का कुछ पता नहीं होता। ये बच्चे निकल के आते हैं इंटरनेट बेस के, वो कहाँ जाते हैं, उनको क्यों नहीं मीडिया पर मौका दिया जाता? क्योंकि उनकी तो ये सब्जेक्ट होता है। ये मेरा एक जन्नत सवाल है ना कि ये इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर भाई इसका जवाब भी दें। जी, मैं इस पर यही कहूँगा कि क्या नाम है, हमारे जहन में ये चीज़ बैठी होती है कि वायलेंस जो है
वो सिर्फ तब है जब आपको फिज़िकली नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो आपके न्यूरॉन्स को डिस्टर्ब करना भी वायलेंस है। आपके जहनी टॉर्चर जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, जहनी तौर पर आपको टॉर्चर किया जा रहा हो या फिर आपको इमोशनली डिस्टर्ब किया जा रहा हो, ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है और आमतौर पर मददगार इसको डिस्कस भी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ डिप्रेशन भी एक अजीब सी अलग सी चीज़ समझी जाएगी। वो घर आएंगे, उनको सुनना पड़ेगा अगर वो लेट क्यों आए नहीं कर पा रहे जी। और अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनको अपने सुपरवाइजर्स की डांट भी सुननी पड़ सकती है। तुम लेट क्यों आए? तो वो बचपन से लेकर आखिर तक हर स्टेज ऑफ लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के सुन ही रहा होता है। और अगर वो कहीं अपना लेकिन सर अगर यहाँ पर अगर वक्त की पाबंदी कर ली जाए, ऑफिस की अगर बात की, जैसे आपने अर्ज़ किया कि सीनियर आपको कहे यार ये तुम इतना देर क्यों आए, अगर वो डांट डपट कर रहा है तो ज़ाहिर उसकी आदत बन चुकी होगी। जब वो टाइम पर नहीं आएगा तो टाइम पर काम कैसे होंगे? और सारा दिन की खातून खाना इंतज़ार करती हैं जो अपना घर छोड़ कर आई हैं, तो वो भी मर्द का इंतज़ार करती हैं। लेकिन मर्दों को भी यहाँ चाहिए कि घर पहुँचें क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रही हैं, ये नहीं कि अपने दोस्तों से चाय पीने बाद में चले ना यार तुम। हाँ, ये बात में वजन तो है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हो कि जितने भी मज़दूर आमतौर पर काम कर रहे होते हैं या कोई भी रोज़गार होते हैं, तो उनको वो सब किस लिए कर रहे होते हैं? अगर आप देखें वो जो कुछ भी कमा रहे होते हैं वो अपने ऊपर इतना नहीं लगा रहे होते हैं, अपने पे नहीं लगा, शादी के बाद तो अपने बीवी बच्चों पे लगाते हैं और है भी दीन में भी फ्यूचर सेव कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें हमारे फोरफादर सब ने अपने मुस्तकबिल के बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं। और मर्द साथ इस पूरी साइकिल में आखिर में जब वो उनको टाइम नहीं मिलता अपने हवाले से कुछ सोच सकें, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा वो करियर में भी ओरिएंटेड भी हों, वो साथ साथ फैमिली में भी टाइम दें, वो फाइनेंशियली भी बेहतरीन सिक्योर हों और वो हर लिहाज से कंप्लीट पैकेज हो। ठीक है, वक्त की कमी है, मैं चाह रहा हूँ वक्त की कमी में ज़रा अच्छी बात कही इन्होंने कि देखिए फिजिकल टॉर्चर से जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत भारी होता है और वो बहुत बुरा होता है। इधर डॉक्टर तो हम इस पर जो है ना वो ज़रूर बात करनी चाहिए। और मर्दों के हुकूक पे बात नहीं होती, इस वजह से ही आजकल जो मर्द हैं वो चीज़ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कॉलर ने भी हमारे बात की, तो वो सब चीज़ें ऐसी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी 21 से मर्दों मार्च का जो है ना वो शुरुआत होने वाली है, आज से वो शुरुआत होने वाली है। तो इस मामले में इतना ही मैं इसमें कहूँगा। सबसे पहले तो इक्वलिटी और इस पर बात करें। हमारे जो लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, यानी एक तरफा फैसला चला जाता है, उन पर हम ज़रूर बात करें। अगर कोई एक औरत है वो गलत है तो उसको भी जो है वो दिया जाए, वही सज़ा दी जाए जो कि मर्द को दी जाती है, और मर्द गलत है तो मर्द को भी दिया जाए। अगर डिसरेस्पेक्ट मर्द औरत की करता है तो औरत उसको थप्पड़ मार रही है, तो सेम वे में अगर मर्द की डिसरेस्पेक्ट हो रही है और मर्द औरत को मारा है तो हम उसको अब्यूज़ की तरफ या फिर उसकी तरफ जो है ना वो ना लेके जाएं। ठीक है, इक्वलिटी पे बात करें और बराबरी होगी तो ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तरक्की याफ्ता मुआशरे की ज़मानत भी इक्वलिटी एंड बराबरी होती है। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मखदूम बिलावल साहब, आपका बातें बड़ी काम की हैं। और सर हमारे मलहान ओज साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका वसी तजर्बा आप दोनों का माशाल्लाह। वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, बैलेंस लाइफ को गुजारना है ताकि घर में खुशहाली है, खूबसूरती हो और आप सेहतमंद लाइफ गुजार सकें अपने बच्चों के लिए। आप तो गुजार चुके हैं, अब आपके बच्चे भी हैं, इनको भी देखें ना, इनके चक्करों में आप नहीं, इनके लिए अपने जीना है जनाब वाले। तो वक्फे के बाद मिलेंगे। एक ख़ास टॉपिक है क्योंकि हम एंटीबायोटिक बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, आंखें बंद करके दिल करता है इस्तेमाल करते रहते हैं, उनके नुकसान क्या हैं अगर लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल करें। तो हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, इनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा, बहुत ख़ास टॉपिक है आपके लिए। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एटन, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ और आप वहाँ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं, और एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। तो खूबसूरती है अपने पेरेंट्स में, आपके अपनों में है, अपने रिलेशंस को मजबूत बनाइए, प्यार से उसको चलाइए, और जो चीज़ें हैं अफू दरगुजर कर दीजिए। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा कि अफू दरगुजर करें, तो हम पैरोकार हैं, तो जनाब अली अफू दरगुजर कर दीजिए, ज़िंदगी बड़ी प्यारी खूबसूरत है ना। और ना से बल्कि हम फिर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि हमारे यहाँ जो है 18 से 24 नवंबर आलमी AMR आगाही हफ्ता जो है वो जारी सारी है, जिसमें एंटी माइक्रो मज़ामत यानी AMR इस वक्त होती है जब बैक्टीरिया वायरस जो हैं आपके अंदर आगे पीछे होते हैं, न सिर्फ बल्कि फिर चीज़ें फिर हम खुद सोचते हैं कि यार मेरे ख्याल से ये वाली एंटीबायोटिक मुझे सूट करती है, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, चलो मैं फल एंटीबायोटिक ले लेता हूँ, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, मैं फल एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो मैं ये ले, बल्कि तुम एक काम करो, तुम ये ले लो, मुझे भी यही हुआ था, तुम इससे फ़ायदा उठा लो। तो उसकी आगाही करेंगे कि ऐसे कैसे हम इस्तेमाल कर लें, और अगर इसको बेजा इस्तेमाल किया जाए तो उसके नुकसानात क्या होते हैं आपकी सेहत के लिए, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हैसियत रखते हैं डॉक्टर ज़ैद अहमद और डॉक्टर हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
सर कैसे मिजाज, ठीक हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। जज़ाकल्लाह कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए, और कैसा गुजर रहा है सुबह के आगाज़ में? सब सही जा रहा है माशाल्लाह? बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाया। तो ये जो वीक है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हवाले से आगाही लोगों को देने के लिए, मैं समझता हूँ कि पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी को भी ना आप अगर कोई चीज़ बोलेंगे कि आप ये ना करो, वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक कि आप उसका रीज़न नहीं बताओ कि ये चीज़ करने के क्या नुकसानात हैं। जैसे अभी आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की, तो एंटीबायोटिक्स देखें हमारे पास एक अकेला वेपन है अगेंस्ट दी इन्फेक्शंस। आप वो दौर याद करें जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो किसी को जब इन्फेक्शन होता था तो वो एक डेथ सेंटेंस के तौर पर था कि उसके इलाज तो कोई नहीं है। अब दुनिया हम यहाँ पर आ गए हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास अवेलेबल थी उनमें रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं, और वो मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो दौर आ जाए जिसमें आपके पास कोई एंटीबायोटिक मतलब ऐसी हो जो तमाम मतलब ऑर्गेनिज्म उससे तमाम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट अगर हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास हैं उनको हमने बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझकर, और जैसे ना मैं अगर एग्जांपल दूं क्रिकेट का, सर एक जो बॉलर होता है ना उसका जो सबसे लीथल डिलीवरी होती है ना, वो बहुत सोच समझकर बहुत कम यूज़ करता है। ठीक है, अगर वो हर बॉल वही कराएगा तो बैट्समैन इजीली उसको जो है छक्के मारेगा। सही बात। तो हमने अपने ये एंटीबायोटिक्स का हथियार बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और ये आगाही का वीक इसीलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को हम अवेयरनेस दें। और इसमें मुझे लगता है एक बड़ा मसला ना गली मोहल्लों वाले जो डॉक्टर्स हैं ना उनका भी है। ठीक है, कि किसी को भी कोई ज़ुकाम हो गया, किसी को कोई थोड़ी बहुत खांसी हो गई, किसी को फ्लू हो गया, किसी को छींकें बहुत आ रही हैं, भाई ये लो एंटीबायोटिक। हाँ, तो वो भी इस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए हम तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी का शोबा ही यही है कि हम डायग्नोस्टिक पे बिलीव करते हैं। ठीक है, आपकी किसी को भी कोई अगर बीमारी है तो जब तक उसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होगा कंफर्म थोड़ी होगा। अदरवाइज आप ब्लाइंडली एक दवाएं उनको दे रहे हैं। अब वो तुक्का आपका सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। तो ये सिनेरियो है। सही। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ तुक्के लगाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि हम तुम ये खा लो, ये एंटीबायोटिक, हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक। क्या हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी है? ये तो रेजिस्टेंस रखनी चाहिए मेरे ख्याल से बॉडी में। आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर invitation on this specific topic, because especially management of this segment really appreciable on this topic, because it is a global health crisis and we are continuously ignoring this topic. और जहाँ तक आपने बात की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, ठीक है, इसमें पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या। देखिए, इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड कॉमन वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी एंटीबायोटिक्स है वो उसका असर ख़त्म होता जा रहा है। दे आर बिकमिंग यूजलेस। उनकी जो रिक्वायर्ड एफिकेसी थी, उसका जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है? इसमें यह है कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो इन्फेक्शन है, वो अपने आप को रेजिस्टेंट किए जा रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके रेजिस्टेंट होने के और स्ट्रॉन्ग होने की रीज़न है क्योंकि बैक्टीरियाज और माइक्रोज जितने भी हैं लिविंग थिंग है, तो एवरीथिंग लिविंग हैव डिफेंसिव मैकेनिज्म्स। तो जब उनको हम किल करने की कोशिश करेंगे, डिफेंसिव मैकेनिज्म तो आएगा। अब इसमें जो डिफेंसिव मैकेनिज्म जो बन रहा है, इसकी बेसिक रीज़न यही है, जैसे डॉक्टर साहब ने नोट किया कि इसमें उनका जो इनअप्रोप्रिएट और इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स है, उसका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है कि जब हम एक एंटीबायोटिक को अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर रहे, उसकी जो है ना वो प्रॉपर ड्यूरेशन पूरी नहीं कर रहे, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर रहे, और उसकी जो है वो नीड है या नहीं है इसकी चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहे, इस समझे कि इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स हो रहा है। तो इसमें जो है वो हमें अब इसको टैकल कैसे करना है? अब WHO ने जो है वो 2015 में एक ग्लोबल हेल्थ के नाम से एक्शन प्लान दिया है टू टैकल द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब पाकिस्तान में भी NIH इस्लामाबाद जो है ना इसका कस्टोडियन है, और पाकिस्तान में भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इस प्रोग्राम के अंडर, इस एक्शन प्लान के अंडर, वी हैव टू इंश्योर एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम इन एवरी हेल्थ केयर सेटिंग। अब इस एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम में क्या हो रहा होता है कि हमें
डिफरेंट इसकी जो है वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड प्री ऑथराइजेशन एंड प्रोस्पेक्टिव ऑडिट ऑफ एवरी प्रिस्क्राइब एंटी माइक्रोबियल्स इन हेल्थ केयर सेटिंग. इसका पर्पज़ यही होगा कि हमें एवेलुएट करना होगा कि जो भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब हुई है वो रेशनल है या नहीं है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. इसके अलावा उसकी डोजिंग, उसकी ड्यूरेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या नहीं है. इसके अलावा और भी बहुत सारे इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्योंकि मैं एज अ इन्फेक्शियस डिजीज़ क्लिनिकल फार्मेसी स्पेशलिस्ट जो है वो काम कर रहा हूँ इंडस हॉस्पिटल में, एंड आई एम द फोकल पर्सन ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम एट इंडस हॉस्पिटल. तो हम इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि वी हैव टू इंश्योर रेशनल यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स. अब इसमें मेन इसकी जो रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए यही एक हमारे पास टूल है. अब इसमें जो है हमने और क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसमें हमें जो है वो अवेयरनेस, जो आपका ये सेगमेंट है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, आपने नोट किया, आपने जो है वो इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक जो है ना हम इस पे की तरफ फोकस नहीं करेंगे. जब तक फोकस नहीं करेंगे, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा असल मकसद है, वो अचीव नहीं हो पाएगा. ओके फाइन. डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, ठीक है, एक बीमारी है, उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन कोई ख़ास उम्र का तकाजा है कि हम कोशिश करते हैं कि नहीं यार बच्चों के लिए हम जिस हद तक बचा जा सके, लेकिन हमें जब ज़रूरत आती है तो फिर एंटीबायोटिक, अद्वियात, बेताशा और किसी के मशवरे, एक तो मशवरे हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं. इस पर ज़रा रोशनी डालें, इसके क्या पैगाम है आपके लिए, आपकी तरफ से? देखिए, सही तरीका जो राइट वे है ना एंटीबायोटिक देने का, वो ये है कि आपको कोई भी अगर इन्फेक्शन है, अच्छा, एक तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ आमतौर पर बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं. ठीक है. अगर आपको वायरल बुखार है, ठीक है, जो कि वायरल, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की मैं बात करूं ना, तो 80% वायरसेस हैं, सिर्फ 20% केसेस ऐसे हैं जिसमें बैक्टीरिया इज़ द कॉजेटिव एजेंट. तो एंटीबायोटिक तो सिर्फ हम बैक्टीरिया के लिए ले रहे हैं, वायरस के लिए तो नहीं ले रहे. तो आप गलत प्रिस्क्राइब कर रहे हो. सही तरीका मैं बता रहा हूँ, सही तरीका ये है कि स्पेसिमेन लिया जाता है, उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद ये चेक किया जाए, सारी एंटीबायोटिक्स हम लैब में उसको लगाते हैं. उसके बाद आपको बताते हैं कि इस पर्सन के अंदर जो इन्फेक्शन है, इसमें सबसे मौसर एंटीबायोटिक ये वाली है. अच्छा. क्योंकि अदरवाइज अगर आप एंटीबायोटिक दे भी रहे हैं ना, और आपको पता भी है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर भी आप सही नहीं कर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है जो एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं उससे वो वाला बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो. तो जब आपके पास पूरा एंटीबायोग्राम आ जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी किस एंटीबायोटिक से ये सेंसिटिव है. सही तरीका डायग्नोस का, प्रिस्क्राइब करने का ये है. अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये कितने % लोग होंगे जो इसको फॉलो कर रहे हैं. तो इस वजह से एंटीबायोटिक, पता है आपको, एक एंटीबायोटिक की इन्वेंशन में 15 साल लगते हैं. अच्छा. मतलब इट्स नॉट वेरी ईजी. तो अब हमारे पास अब सिचुएशन ये हो गई है कि बहुत कम ऑप्शंस जो हैं वो रह गए. अच्छा. ऐसे ऐसे बग्स अब जो हैं वो आ गए हैं, जो कि हम तो रिसर्च भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब सवाई 1-2 ड्रग्स के अलावा वो बाकी तमाम जितनी भी एंटीबायोटिक्स थी सबसे रेजिस्टेंट हो गए. अच्छा. तो यही ख़तरा है सबसे ज़्यादा, और लोगों को ये बात समझाने की है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हर मर्ज़ में नहीं दी जाती हैं. ठीक है. उसकी बहुत ही एक स्पेसिफिक लिमिटेड एक मर्ज़ होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि अदरवाइज, अच्छा, बैक्टीरिया कैसे रेजिस्टेंस उनके अंदर ना, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वो रेजिस्टेंस पर मैकेनिज्म डेवलप करते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में कोई एक बैक्टीरिया या कुछ एक पॉपुलेशन भी अगर रेजिस्टेंट हो गई ना, तो उसके बाद उसकी जो प्रोजेनी बनेगी, आगे जो जनरेशन बनाएगी, वो फिर रेजिस्टेंट हो जाएगी. अच्छा. तो आस्ता आस्ता इसी वजह से नुकसान, फिर बीमारियां और जन्म लेना शुरू करती हैं, ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं. अच्छा. तो हमें इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना, अब उसके 2-3 इसके मतलब हल हो सकते हैं कि एक तो आपको एक इम्यूनिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान की, कि वो अपनी सेहतमंद लाइफ स्टाइल, ये भी इम्पैक्ट डालती होगी आपके. बिल्कुल. अगर ये मुसलसल आप खाते रहे एंटीबायोटिक, तो आपका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल लूज हो जाएगा फिर तो. हाँ, एक और नुकसान इसका ये भी होता है कि आपका जो गट फ्लोरा होता है ना, उसमें नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं. जब एंटीबायोटिक आप खाते हैं ना, तो उनका भी सफाया हो जाता है अगर आप अननेसेसरली खा रहे हैं. अच्छा. क्योंकि एंटीबायोटिक ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है कि ये अच्छा बैक्टीरिया या बुरा बैक्टीरिया, तो जाकर
ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। ये बताएं साहब कि एंटीबायोटिक कहते हैं कि इतनी पूरे साल में अगर एक बंदे ने इतने कोर्स कर लिए इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इसमें वो थोड़ा सा इसको क्लियर करें कि हर जब कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी गला ख़राब मुसलसल हो रहा है, सीने का इंजेक्शन हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ है तो और वो डॉक्टर बार बार उसको लिख दे तो किस हद तक हम एंटीबायोटिक पूरे साल में ले सकते हैं? 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 महीने का कोर्स होता है समथिंग लाइक, तो उसको क्लियर कीजिएगा। हम तो इसमें इस तरह से बात नहीं है, ये इस तरह से बात है कि आपने जो है वो जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि सही वाली एंटीबायोटिक अगर आप देंगे ना तो वो उसको किल करेगी। अगर वो नहीं हो रहा इसका मतलब है कि वो वही एंटीबायोटिक दे रहा है जिससे ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। ओके फाइन। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन वाली एंटीबायोटिक, इस पे ज़रा रोशनी डालिए, ये क्या है थोड़ा सा? अच्छा, इसमें आप स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स की बात कर रहे हैं। अब एंटी माइक्रोबियल्स की जब बात करते हैं तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी प्रोटोजोअल है, एंटी पैरासिटिक्स हैं। तो ये इन सबको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना होगा। जनरल तो ये कंसेप्ट बना हुआ है हमारा कि जितनी भी जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं वो उनका सेम ही मैकेनिज़्म है और सेम जो है उनका फंक्शन है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में डिफरेंट एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ होती हैं। जो आपने बात की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एंटीबायोटिक इन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक एरा होता है उसमें जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुई हैं, जो इन्वेंट हुई हैं, उसमें यह है कि उसको हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। उसके बाद जो एडवांस हुई हैं उसके बाद सेकंड जनरेशन, इसी तरह जो है ना ख़ासतौर पे सेफेलोस्पोरिन में ये टर्म यूज़ की जाती है जो ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल है कि उसमें जनरेशन वाइज जो है वो है एंटी माइक्रोबियल्स हैं। ठीक है, अब उसमें यह है कि जितनी भी फर्स्ट जनरेशन से बात करें तो उसका स्पेक्ट्रम कम होगा और उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है उसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, उससे हायर है। इसी तरह फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, अब फिफ्थ जनरेशन भी आ गई है तो इनका स्पेक्ट्रम जो है वो एक ब्रॉडर होता जा रहा है। ठीक है, अब जब स्पेक्ट्रम ब्रॉडर हो रहा है इसका ये भी होगा कि जो प्रीवियस हैं जनरेशन्स हैं वो हमारे लिए यूजलेस होती जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट बढ़ती जा रही है और जो हमारे पास एग्जिस्टेंस एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो बिल्कुल यूजलेस होती जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो अब इशू, मेजर इशू क्या आएगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब एक किस्म को एक पेशेंट को जो है वो रेजिस्टेंट बग से इन्फेक्शन हो चुका है। अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं ख़ासतौर पे इंजेक्टेबल्स हैं। अब इंजेक्टेबल्स जब यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड इम्पैक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बात, थर्ड में नंबर पे ये कह सकते हैं कि इसमें जो कोलेटरल डैमेज हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ रीसेंट एंटी माइक्रोबियल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि ईज़िली अवेलेबल ही नहीं है, ख़ास तौर पे हमारे इस रीजन में, हमारे कंट्री में। डॉक्टर साहब जाते थे आपकी तरफ से कोई पैगाम? मेरा पैगाम ये है कि देखिए हमें काम इस पे करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो इन्फेक्शन का जो बर्डन है सर, जो डिज़ीज़ का बर्डन है, उसके लिए गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हम सबको कोशिशें ये करनी चाहिए कि ये डिज़ीज़, आप जैसे अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, इंडस हॉस्पिटल है, जब जाए ना तो एक बहुत बड़ा रश लगा हुआ है, हॉस्पिटल में बेड कोई खाली नहीं मिल रहा। तो ये जो इतना ज़्यादा बर्डन है इन्फेक्शन का, ये हमारी मेल प्रैक्टिसेस से, तो ये अवेयरनेस से कैसे डिज़ीज़ को हम अपने आप को बचाने की जो सेहतमंद प्रैक्टिसेस हैं, हाथ का धोना और साफ़ सुथरा खाना खाना, ये सब चीज़ें जो अच्छी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हैं, इसको हमें इन्फेक्शन कंट्रोल वाली सारी प्रैक्टिसेस को, वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अब तो देखें पोलियो के लिए कोई लोग आने नहीं दे रहे हैं, हालांकि वैक्सीन के अलावा तो वायरल डिजीज़ का, जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का इलाज है ना, मैं आपको बता दूँ वायरस का सिर्फ अकेला इलाज वैक्सीनेशन है। ओके ठीक सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैद अहमद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वक्त की कमी थी, मेरे सवाल तो बहुत सारे उमड़ रहे थे। डॉक्टर हामिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट की हैसियत रखते हैं। कोशिश की कि आज हम कोशिश करें कि अपने आप को कैसे महफूज बनाएं और सीखें, सिखाएँ, आप तक पहुँचाएँ। तो ऐसे बिला धड़क एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना कर लें। एंटीबायोटिक ऑब्वियसली टेस्ट वाली चीज़ जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेहतमंद रहेगी। ख़ास ख्याल रखें अपने इतराफ़ का, अपने वालिदैन का, अपने फैमिलीज़ का। वक्त दीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको साथ बैठिए, ऐसे ही बैठ जाइए, उनको देखते रहिए, ये भी एक सदका जारी है, सवाब है। और प्यार कीजिए, प्यार बांटिए, अफू दरगुजर कर दीजिए। हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद को थामे रखिए और उसको पे गामज़न रहिए। रस्सी को अल्लाह की मजबूती से थामे रखें और तवक्कल अल्लाह करते रहिए। फिर देखिए ज़िंदगी कितनी प्यारी खूबसूरत तरीके से आपके आगे गामज़न रहेगी। अपने मेज़बान नज़र अली बेग को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।